अकाउंटिंग फॉर बिजनेस स्टार्टअप्स या बिजनेस डिसीजंस। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको मैंने कहा था कि या हम पूरा सिनारियो जो लेके चले हैं, बेसिकली अकाउंटिंग जो है मैथमेटिक्स नहीं है, अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग का एक टूल है। तो स्टेप बाय स्टेप हम पूरा अपना बिजनेस गो थ्रू करेंगे। इसमें आपको दो फायदे होंगे, एक तो बिजनेस की पूरी अप्रोच आ जाएगी, बिजनेस में क्या क्या होता है, किस लिए बिजनेस किया जा रहा होता है, उससे कैसे आउटपुट्स होते हैं, कैसे फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जाते हैं, किस तरह हमारा बिजनेस ग्रो होता है। ठीक है, इन सब में सबसे अहम रोल जो होता है वो अकाउंटिंग का होता है। और अब हम जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की तरफ चले गए हैं, या हम इस वक्त समझे कि सिस्टम्स की तरफ आ गए। ठीक है, और अब तो आपका रोल और कम हो गया, सिर्फ हमारे नंबर सीधे होने चाहिए, आप पुट करें और आपको P&L और बैलेंस शीट सब निकाल के दे देता है। फिर आपने सोचना है कि पैसा जो आया है इस पैसे का करना क्या है, लगाना कहाँ है, जो शॉर्टेज है वो कहाँ से आएगी, और जो एक्सीड है वो कहाँ पे आप खर्च करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चले जाते हैं। अगर ये लोग नहीं है, क्या नाम है, अगर ये लोग नॉन कॉमर्स तो कोई भी नहीं बैठा हुआ ना यहाँ पे, नॉन कॉमर्स आप हैं, आप हैं, आप हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर हम थोड़ा और पीछे से ले लेते हैं। ठीक, हमारे साथ जो है इस वक्त जो है रोल्स जो है, रोल ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सही है, रिकॉर्डिंग बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, किसी चीज को रिकॉर्ड करने का नाम है। अच्छा सही, अच्छा अकाउंटिंग को छोड़ दें, अकाउंटिंग से पहले भी बहुत कुछ हो रहा था। सही, आपको मुंशी वाला किस्सा तो सबको पता है ना, मुंशी वाला किस्सा किस किस को पता है? सबको पता है। मामला क्या हुआ था कि कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार नहीं है, उनका क्या है, खेती बाड़ी का काम है। सही है, एक मुंशी साहब आते हैं, हमने कैसे पहचान लिया मुंशी है, उनके गेटअप से। चौधरी साहब बैठे हैं चौपाल पे, फसल लगी हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। हवेली में मासियां और नौकरानियां और नौकर जो है अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई खाना पका रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई खेतीबाड़ी कर रहा है, और वो एक चरपाई डाले बैठे हुए, वहां पे एक मुंशी साहब आते हैं, और वो मुंशी का जो एक खास किस्म का रजिस्टर होता है, वो कितना बड़ा होता है, इतना सा होता है। कैसा होता है वो रजिस्टर? ऐसा होता है, ऐसा रजिस्टर होता है। ठीक है, आप लोग फोकस रखिएगा, ऐसा रजिस्टर होता है। वो क्या करते हैं कि उसको बहुत आसान, उसमें वो लेके चलते हैं आमदन और खर्चा, और दो ही चीजें उसके अंदर होती हैं, जो आमदन है और ये खर्चा है। ये आमदन है, ये खर्चा है, या फिर आमदन है, सही है, फिर खर्चा, खर्चा, सही है, किसी को तनख्वाह दे दी तो दिहाड़ी, सही है, और मुख्तलिफ किस्म की चीजें आगे प्लस माइनस करते चले गए। अब उसके आखिर में उन्होंने टोटल कर लिया कि जब दिन शुरू हुआ था, आज का दिन क्या था, आज का दिन वेडनेसडे था। वेडनेसडे को क्या तारीख थी? 18/12/2024 को उनको मिले थे 20,000 रुपये। फिर इनके पास आ गए 5,000 रुपये, फिर 3,000 रुपये खर्च हो गए। ये पूरे दिन इनके साथ हिसाब किताब चलता रहा। अच्छा, क्योंकि वो एक रिवायती किस्म के मुंशी थे, हमें किस लिए पता चला वो मुंशी थे? मुंशी, मुंशी कौन होता है? जो अकाउंट होल्ड करता है। मगर पता कैसे चलता है मुंशी है? गेटअप कैसा होता है? अब्दुल्ला के जैसा नहीं, कैसा होता है उसका गेटअप? उसके हाथ में एक पेन होगा, मगर वो पेन भी जो है पीला वाला पियानो का पेन होगा। सही है, नीला और पीला होता था ना पहले, उसका ढक्कन नीले कलर का होता था, वो बड़ा बेहतरीन पेन होता था, उससे तो राइटिंग भी बहुत अच्छी रहती थी। पता नहीं अब आते हैं नहीं आते। फिर टिक टिक वाला पिकासो आ गया। जब मोबाइल फोन नहीं थे ना तो लोगों को यही तफरी थी। अभी मोबाइल में लगे रहते टीन 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 करते थे। पहले क्लास में समझ में भी कुछ नहीं आ रहा,
या बोर हुए, टक 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 टक, अब सारा गुस्सा सारी स्ट्रेस जो है वो पिकासो के पेन के ऊपर उतारते रहते थे, टक 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 टक। सही। अच्छा, अब वो पियानो का पेन लेके, पतला सा रजिस्टर लेके, काले कलर का मोटा सा भद्दा सा चश्मा लगा के, ठीक है, और एक छोटी सी बास्केट, कोटी टाइप, और चौड़ा सा पजामा और ढीला सा कुर्ता पहन के, कौन सी साइकिल पे आता है? 2 पहिए वाली तो आएगा, वो 3 पहिए की साइकिल पे थोड़ी आएगा। वो साइकिल कौन सी होती है? ब्लैक कलर की स्वराज साइकिल के ऊपर आता है। वहां पे उसके साथ जो है एक थैला भी होता है। थैला भी ऐसा होता है, यूं करके यूं सिला हुआ होता है। ये थोड़ा चौड़ा हो गया थैला। हाँ, इतना पतला सा लंबा सा थैला होता है, और ये भी खाकी कलर का होता है। ये थैला भी जैसे आर्मी वालों का टेंट होता है ना, उसी कपड़े का होता है ये। ठीक। अब वो उस थैले के अंदर खाली एक रजिस्टर होता है और एक पेन होता है, वो उसकी पूरी कायनात होती है। वो साइकिल पे घंटी बजाता हुआ आ जाता है, उसकी 3 घंटियों में पता चल जाता है चौधरी साहब को कौन आ गया है, मुंशी साहब आ गए। मुंशी साहब आए, पूरे गांव का हाल अहवाल दे दिया उन्होंने, क्या हो रहा है, किसकी बच्ची ब्याही जा रही है, किसका बेटा वलायत चला गया है, किसका क्या पोता हुआ है, किसकी यहाँ मिठाई बट रही, सारी कहानियां जो है वो पूरी चौधरी साहब को सुनाता है। उसके बाद अपना रजिस्टर निकालता है, सारे हिसाब किताब करता है, और ये इसके बाद बता देता है कि सुबह जो खर्चा मैं लेके गया था, इसमें से 1500 रुपए बचे, या इसमें से 2000 रुपए ज्यादा खर्च हो गए, वो आप मुझे दे दें। ये सारे हिसाब किताब दे देता है। या वो सुबह सुबह आता है, पिछले दिन का हिसाब देता है, मगर उसकी जिंदगी ये होती है, एक दिन का हिसाब हो गया, फिर 18 से ये 19 तारीख पे आ जाता है, 19 से 20 तारीख पे आ जाता है, ठीक है, वो चलता रहता है। वो एक दिन के बाद उसको अगले दिन का पता नहीं होता पिछले दिन क्या करके गया है। जब ये सब काम हो रहे थे और ये सारे काम वो कर रहा था, बहुत ही ईमानदार डेडिकेटेड फर्द था, और वो 7-8 साल की उम्र में आया था चौधरी साहब के पास, वहीं पे पला बड़ा हुआ। उन्होंने उसको अकाउंटेंट बना दिया, सबसे खास बंदा बन गया, तो वो उनका अकाउंटेंट बन गया। अकाउंटेंट जो होता है वो किसी भी इदारे के लिए, जो फाइनेंस मैनेजर होता है, जो आगे जाके CFO बन जाता है, तो CFO जो है किसी भी इदारे के लिए बहुत रिलायबल फर्द होता है, जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो CFO होता है। तो ये जो है चौधरी साहब का CFO है, और ये बहुत एतमाद वाला फर्द है। 7 साल से आज जो है इसकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो गई है, 50 साल से ज्यादा हो गई, ये इनके पास ही है। अब वहां पे रह रहे हैं, उनके साथ खा रहा है, पी रहा है, सब कर रहा है, सारा पैसे का हिसाब उनके पास, उसके पास है, वो उसको बहुत एतमाद करते हैं। अच्छा, वो जो चौधरी बशीर का जो बेटा था, चौधरी बशीर का जो बेटा था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला कहाँ चला गया पढ़ने के लिए? अमेरिका। वहां से उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल करी, और वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में बैचलर्स करके वापस आ जाता है। वो कहता है बाबा इतना काम फैलाया हुआ है, करा हुआ है, क्या कहेंगे, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, यहाँ पर गुजर बसर हो जाता है, कोई मसला नहीं है, इतने घराने चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो कह रहे हिसाब। अब वो उसने जब हिसाब मांगा तो वो इतने मोटे मोटे रजिस्टर उसने थप्पी के थप्पी दे दिए कि भाई ये 2016 का है, ये 2017 का है, 2018 का है, 19 का। वो उसका सर घूम गया। क्यों? वो आज की डिजिटल अकाउंटिंग करके आया हुआ था, उसको सारी चीजें पता थी, ट्रिक्स पता थी, ये भी कोई चीज गलत नहीं थी। मगर ये क्या था, उसने बोला भाई साहब आपने जो करा हुआ है ना, ये इधर ही रखिए, आपको बताऊंगा क्या करना है। ये जो हम फसलें उतारते हैं, चीजें जो है जूसेस में कन्वर्ट होती है, हमारे जो फ्रूट्स हैं, और हम उसको बेच देते हैं, या फ्रूट्स ऐसे ही पेटियों में बॉक्स बन के चले जाते हैं, इन सब चीजों को छोड़ दें। ये आप लोग मेरे साथ चलें कराची, हम कराची में रहेंगे, और ये जो है काम धंधा इधर ही छोड़ दें। वो कहेंगे भाई ये तो हमारे आबा अजदाद की जमीन है, इसको कैसे छोड़ के चले जाए, इनको एक झगड़ा घर में। वो जो हवेली की जो बड़ी होती हैं, ठीक है, बड़ी महारानी, छोटी महारानी, बहू, सब ने रोना धोना मचा दिया।
चौधरी साहब भी बड़े परेशान, चौधरी साहब के भाई लोग भी बड़े परेशान। अब वो बेचारा समझा रहा है, कह रहा है आप मेरे साथ कराची तो चलें, और वहां से कहेंगे हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। क्योंकि उसने फिर एक एडवर्टाइज दिखाया मोबाइल के ऊपर, जैसे ये फराह के पास मोबाइल है ना, इकरा के पास, तो पूरे क्लास में एक ही के पास मोबाइल है, इसी के मोबाइल नजर आता है पूरी क्लास में, सही, तो क्योंकि मसरूफ इतनी है। अब मसला ये है कि उसने मोबाइल के ऊपर वो ऐड निकाले मिचिस का, यूट्यूब के ऊपर, वो क्या होता है, मिचिस के अपने बागात से तैयार करदा, सही है, वो जैम की शीशी के ऊपर भी ऑरेंज रखा होता है, और तला किसका जायका आ जाता है जैम के अंदर, ऑरेंज का, सही है, मैंगो का तो नहीं आता ना, सही है, मामलेट, सब चीजों कहते हैं हमारे अपने बागात से। वो कहेंगे भाई मैं ये कॉन्सेप्ट, हम जो है जाके वहां पे, मेरा छोटा भाई अब्दुल्ला का छोटा भाई अहमद, कहेंगे हम अहमद की रेंज निकालेंगे पूरी, उसके अंदर सारी चीजें होंगी, उसके अंदर जूस होंगे, सब चीजें हम बेचेंगे, हम फ्रेश फ्रूट्स भी बेचेंगे, हम वहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, बड़ी मुश्किलों से सबको लेके फैक्ट्री में आ जाता है। अब वहां पे आता है तो उसने सारे एम्प्लॉयमेंट करता है, सब लोग रखता है। अच्छा, अब पूरा ट्रक आता है, ट्रक के ऊपर माल लोड होके जा रहा होता है, सारी चीजें होती हैं। अब उसमें गुमसुम बैठे होते हैं चौधरी साहब का मुंशी, चौधरी साहब कहते हैं भाई ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसको क्या है ना, कहेंगे भाई सब माल गया है ना, उसको उठा के ट्रक में डाल देते हैं, कहते हैं ये और इसके सारे रजिस्टर उठा के ट्रक में डाल दो। अब वो उसके रजिस्टर ले जाने के लिए था तो इतना सा रजिस्टर, मगर ये इतने मोटे मोटे बंच बने हुए, वो सारे के सारे उठा के उसने डाल दिए उसके अंदर, कहेंगे देखा जाएगा कराची जाके। अब सिनेरियो चेंज हो गया, कराची आ गए, बहुत बड़ी जमीन ली गई, फैक्ट्री लग गई, फैक्ट्री में काम शुरू हो गया। मुंशी साहब सुबह तैयार हुए, कहेंगे कि भाई मैं कल फैक्ट्री आऊंगा, चौधरी साहब आपके साथ चलूंगा। उसने, चौधरी साहब कहने लगे कि चलो ठीक है। अब वो उसने पहले, बच्चे ने क्या करा, उनके चौधरी साहब का गेटअप चेंज करा, सही है, चौधरी साहब धोती और कुर्ता पहना करते थे, वो उनको अच्छा खूबसूरत शलवार कमीज और बास्केट पहनाई गई, और वो, हाँ 3 पीस में तो वो खुद आ रहा था ना अब्दुल्ला, तो ये भी कौमी लिबास है, तो वो कौमी लिबास में आए। अब वो जैसे नीचे उतरे, वो चौधरी साहब वही पुराना थैला, वो काला चश्मा, कुर्ता कितना बड़ा था, सुहाना, क्या नाम है आपका, सोहा, सोहा, क्या कितना बड़ा कुर्ता था उनका, लंबा सा था, आपसे लंबा था, हाँ। मसला ये है कि वो तो कुछ नहीं बताएंगे ना आपको, जब पेपर में भी बराबर में बैठती है वो आपके, या इंटरव्यू जब होगा वो साथ लेके जाएंगे आप उनको, वो कोई आपसे पूछेगा एसिड्स बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, क्या है बताओ तो मुझे, सारी तुम कान तो खाती रहती थी मेरा, जब वर्कशॉप हो रही थी तो तुम मेरा कान खा रही थी, अरे मैं थोड़ी खा रही थी, तुम खुद मेरे कान में घुसी हुई थी, मैं तो सुन रही थी, सही, तो वो कहीं नहीं लेके जाएंगे आपको, सही है। नहीं तो ये जगह मैंने रखी है जहाँ मार्कर रखे हुए, यहाँ आप बैठे हैं, मार्करों की हिफाजत भी हो जाएगी। अच्छा, अब वो उनका वो काला चश्मा, 2 पट्टे की टोपी, छोटा कुर्ता, छोटी कोटी, सही है, बड़ा सा पजामा पहन के वो खड़े हुए थे। भाई उसने बोला भाई आप तो जाएं कमरे में, आप कल चलिएगा हमारे साथ ऑफिस, आज आपकी खाली रिहर्सल होगी। उनका पूरा, उनके वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, उनकी पूरा गेटअप चेंज किया जाता है, कहते हैं भाई अब आप बैठे, और ये जितने भी जर्नल थे ना, वो जो उसके रजिस्टर थे, वो उन्होंने क्या करे, वहां पे उस लड़के ने जाते के साथ ही एक बंदे को अपॉइंट करा, उसका नाम था ताहा, सही है, वो आता तो लेट था, सही, आके भी इधर इधर की बातें बगाड़ता रहता था, मगर काम का बड़ा चीता बंदा था। उन्होंने बोला भाई कि ये 5 साल के जो खाते हैं ना, अब इसको वो क्या कहते थे, वो इसको कहते थे खाते, सही है, ये क्या था, चौधरी साहब का खाता, ये चौधरी साहब का खाता था। उनके जितने खाते थे ना, सारे खाते उन्होंने ताहा के हवाले करे, कहेंगे भाई तुम ये अभी तुम्हें बिल्कुल लेटेस्ट कंप्यूटर दिया है, इसकी तुम एक एक्सेल की फाइल बनाओ, फिलहाल सबको सब एक्सेल में लोड कर दो। उसने बोला बॉस एक काम ये करें, एक हम सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, कहेंगे सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो देख लेंगे, हमने ऑरिकल लेना है, सैप पे जाना है, वो मेरी बातचीत चल रही है, तुम सबसे पहले इसकी क्या करो, क्या कहते हैं इसको, टाइपिंग को डेटा
डेटा फीडिंग कर लो, क्योंकि तुम लिखोगे सही, रिजल्ट सही आएगा। अब वो बेचारे चौधरी साहब उधर बैठे हुए बेचारे परेशान, जैसे ये बैठा हुआ है कि अब मेरा क्या होगा। तो अब उनको बोला नहीं, तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा, तुम चौधरी साहब के खास बंदे भी करते हैं तुम्हारा कुछ, हमारे सीएफओ तुम ही बनोगे। एक तो पहली चीज उसको ये चीज समझा दी, ये कितनी चीज है। अब क्या करा, तहा ने टाइप करा और सारी चीजें उठा के साइड में फेंकनी शुरू कर दी। अब सब आ गया कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे जब आया, उसने भी एक ही शीट पे बनाया हुआ था, मगर इसका नाम क्या दे दिया उसने, सिंगल एंट्री। अब सिंगल एंट्री बता के उसने बोला सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि चौधरी साहब के बेटे ने ये चीज पढ़ ली थी विलायत में कि हर चीज हर अमल का रद्द अमल होता है। सही, तो अकाउंटिंग भी 2 वे होती है, 1 वे नहीं होती। एक साइड डेबिट की होगी और एक साइड क्रेडिट की होगी। सही है, एक साइड डेबिट की होगी और एक साइड क्रेडिट की होगी। तो रोशान, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है? यहां तक बात समझ में आ गई? ये इसकी चैप्टर तो हो गया क्लोज। अब बात शुरू हुई डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट में एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी। अब डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है? जी, वो मेजर साहब को नहीं बताया था आपने? क्या बताया था? जो जा रहा है जो आ रहा है। एक दिन था। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है? ताहा चले गए थे मेजर साहब से मिलने के लिए मलिर कैंट। वो हमारे पुराने दोस्तों में से और बड़े सीनियर टीचर भी रहे। मेजर साहब जो है पढ़ाते भी हैं और फौज में जंगजू भी करते हैं और बड़ा टफ टाइम देते हैं इंडिया को। तो गए, अच्छा, उनके हाथ के जवान जो तैयार होते हैं बड़े मंजे हुए जवान होते हैं। ताहा कहेंगे चले सर नाश्ता करके आते हैं मेजर साहब के पास। हम चले गए मेजर साहब के पास ताहा के साथ, गाड़ी में बैठ गए। अब वहां पहुंचे, सुबह 7 बजे का टाइम था। सुबह 7 बजे का टाइम था। अब वो एक बड़ा सा ग्राउंड था, वहां पे परेड हो रही थी। और वो हमने देखा कि वो जो जवान थे जब एक दफा हाथ आगे करते और उसके साथ ही टांग बिल्कुल इक्वल ऐसे ही था ना, था एक साथ वॉल्यूम से जो है राइट हैंड ऊपर जाएगा तो राइट लेग भी ऊपर जाएगी, और दोनों जो है एक खास वेलोसिटी से जमीन पे भी आ जाएं। और जैसे ही ऊपर जाए आप क्या कहें कि राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बहुत लेफ्ट राइट बहुत स्पीडली कर रहे थे वो जवान। अच्छा, वो लगे में हमारे भूख के हमारे बुरा हाल हो रहा है। 7 से 8 बजे, 8 से 8:30 बजे उनकी प्रैक्टिस खत्म नहीं हो रही। अब हम कह रहे हैं यार लेफ्ट राइट में कहाँ फंस गए। खैर वो खत्म हुआ, वो मैच में गए, उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की हमारी तवाज़ो करी। जब खाना वाना पेट में चला गया तो पूछा भाई मेजर साहब ये लड़के कर क्या रहे थे? कहेंगे परेड कर रहे थे। हमने कहा वो तो सही है, मगर लेफ्ट राइट इसका क्या मतलब है? लेफ्ट राइट का क्या मतलब है? उन्होंने कहा बस ये हम परेड करते हैं। हमने पूछा परेड करते हैं मगर इस एक्सरसाइज के मायने क्या है? कहेंगे बस ये हमारा अपना कोड है, रहने दो, बस ये इस तरह ही होता है, हम नहीं बता रहे। हमने कहा चलो ठीक है, अब क्या करें, हमें नाश्ता तो मिल गया जिस काम के लिए आए थे। हम 11 बजे वहां से निकले, 1-1:30 बजे फारिग हो गए। दुआ हफ्ते का दिन था। तो थोड़े दिनों बाद उनका तारिक रोड आना हुआ, उन्होंने फोन करा, कहने लगे कि भाई कहाँ हो भाई, ताहा क्या कर रहा है आजकल? मैं कहा आजकल मेरे पास ही इधर बैठा हुआ है ऑफिस में, आज तो है। कहेंगे हाँ चलो ठीक है, ताहा से मिलते हैं आके, मैं हूँ तारिक रोड ही आया हूँ, अपनी बेगम की साड़ी वाड़ी लेने आए थे, वो तारिक रोड वो आ गए हमारे ऑफिस। अब वो जब ऑफिस आए, ताहा भी ऑफिस में काम कर रहा था, उसके नीचे ये लोग मुर्तजा और ये सारे बच्चे काम कर रहे थे, गलतियां भी बहुत कर रहे थे। वो तो चीता है ना अकाउंटिंग में, नंबर नहीं आते इसके बाद अलग है, मगर है बंदा चीता है। तो अब क्या हुआ,
कि अब लगा हुआ है वो भाई के कैश को मजीद इंक्रीज करो ना, मैं कहां लेके जाऊं, मैं डेबिट करो ना, उसको लाइबिलिटी में डालो ना, वो लाइबिलिटी क्रेडिट करो ना। अब वो सुन रहे हैं डेबिट क्रेडिट चल रहा है। अब वो करते करते, अब जब अकाउंटिंग एक पेशेंट होती है ना, उसके अंदर जब रिजल्ट नहीं आता ना, बंदा इन्वॉल्व होता रहता है, क्या हुआ। अब उसका ट्रायल हो गया ना दे, और ये लगा हुआ है, और वो करते करते भाई 1:30 बजे हमने उनको खाने के लिए रोका था कि आप अभी नीचे शॉपिंग सेंटर से आए, आप खाना में खा के जाइएगा। 1:30 से 3:15 हो गए। खैर ट्रायल बैलेंस हो गया इसका। उनको भूख के बुरा हाल हो रहा था। जब उनकी पेट में खाना आना चला गया, उसके बाद कहने लगे भाई एक बात मुझे ये बताओ, ये तुम लोग जो कर रहे थे डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट क्या है? इस चक्कर में खाने की तुम लोगों ने टाइम की रेट लगा दी। मैं वो फोर्सेस का बंदा हूँ, टाइम पे खाने वाला, टाइम पे सोने वाला। तुम लोग अपने ट्रायल बैलेंस के चक्कर में जो है तुमने इतना लेट कर दिया खाना। हमने कहा बस सही है, अब तो ट्रायल बैलेंस टाई हो गया, अब छोड़ दे। यानी जो तो हो गया, डेबिट क्रेडिट क्या था? तो हमने उनको क्या जवाब दिया था डेबिट क्रेडिट का, कि आपने लेफ्ट राइट हमें बताया था, आपने हमें लेफ्ट राइट बताया, तो हम आपको क्यों डेबिट क्रेडिट बताएं? तो भाई बात ये भी हमारा कोड है, डेबिट एंड क्रेडिट, डीआर एंड सीआर से ये जाहिर होता है। क्रेडिट के अपने मायने उधार के होते हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। डेबिट मकसद एडवांस में पैसे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, जैसे आपके पास एटीएम कार्ड होता है डेबिट में, तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो भी इसके साथ लिंक हो सकता है, मगर उधर हम नहीं। बस हमें यह समझना है जैसे लेफ्ट और राइट है, वैसे ही डेबिट और क्रेडिट है। समझ में आ गई? अब एक चीज डेबिट है और एक चीज क्रेडिट है। डेबिट क्रेडिट सर समझ में आ गया। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या आ गया भाई? अब एक नई चीज, अगर ये दोनों इतनी देर से बातें कर रही, दोनों दोस्त हैं, क्या नाम है आपका? चले आप बातें नहीं कर रही, आप बातें सुन रही हैं। आपका क्या नाम है? हाँ, मरीना, फरिया, और ये सोहा। अब सोहा और ये पक्की दोस्त हैं और बिल्कुल बराबर में बैठती हैं, सही? हाँ, क्या चीज? वो छोड़ दे, वो जो है ये पक्की दोस्त हैं और साथ ही बैठती हैं, मगर क्या होता है बात करते करते अगर सोहा जो है किसी बात में गुस्सा आ जाए और एक जोर से चमाट जो है फरिया के गाल पे रिसीव कर दे, आप क्या करेंगी? शुक्रिया करेंगी? क्या करेंगे फौरन? ये भी दूसरे उनके गाल पे ऐसा नहीं करेंगी। क्या होगा कि कोई ना कोई तो रिएक्शन आएगा ना, सही है? तो जब एक अमल हुआ उसका रद्द अमल लाजमी आएगा, और उसी वेलोसिटी से आएगा, उसी प्रेशर से आएगा। चले छोड़े इनको, फजूल में सब लोग आप बहुत पक्की दोस्त नहीं है, कुछ इस तरह लड़ाई थोड़ी होगी। अब्दुल्ला ने बॉल उठाई और बॉल उठा के दीवार पे मार दी, तो क्या होगा? दीवार तोड़ के आगे चली जाएगी, बॉल वहीं गिर जाएगी, वापस आएगी, और जिस वेलोसिटी से जाएगी उसी से आएगी। तो भाई जब आप उठाएंगे 1 लाख की कोई चीज डेबिट में, तो वही उतने ही वॉल्यूम से, उतने, ना तो हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, ना तो हम उस चीज की बात कर रहे हैं। एक चीज यानी अगर कैश डेबिट में गया तो कैश क्रेडिट में आएगा, ये बात नहीं कर रहा मैं। अगर एक नंबर डेबिट में आएगा जितने से, उसी वॉल्यूम से जो है क्रेडिट में भी होगा। डेबिट और क्रेडिट साइड क्या चलेगी? इक्वली चलेगी। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। इनके कॉन्सेप्ट से मुंशी साहब को भी समझाया हमने, सारी कहानियां मुंशी साहब को बोला आप दिलासा रखें, आप कहीं नहीं जा रहे, अब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे। आप पहले ये चीज समझ ले, जो आपकी सिंगल एंट्री थी ना, आपकी सिंगल एंट्री से हमारा कुछ बनने वाला नहीं था, इसलिए जो है हमने इसका चैप्टर क्लोज कर लिया। तहा ने सारी सिंगल एंट्री की चीजें डेटा में फीड कर ली, इसका जो है हमारा सिस्टम बन जाएगा, हम सबके पीएनएल बना लेंगे। आप खाली चीज समझ लें, सबसे पहले कंप्यूटर चलाना सीख लें, और आप 5 चीजें सीख लें। आपको यह पता होना चाहिए एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं,
इक्विटीज क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और इनकम क्या होती है। इन्होंने कहा कि आप बस ये चीजें समझ लें, आप बाकी सब कुछ छोड़ दें। सही है, आप ये सब चीजें सीख लें, सिर्फ समझ लें। उन्होंने कहा भाई ये क्या है। हमने कहा हम अपना गांव छोड़ के टोबा टैक्सिंग से कराची आ गए। कराची आके हमारा क्या ख्वाब था, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। फैक्ट्री बोल बचन से नहीं लगती, फैक्ट्री बातें करने से नहीं लगती। सही है, फैक्ट्री कैसे लगेगी, फैक्ट्री के अंदाज में लगेगी। उसके लिए आपको जमीन चाहिए होगी, उसके लिए आपको इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, उसके लिए आपको मशीनरीज चाहिए होंगी, हमें लेबर चाहिए होगी, और क्या चीज चाहिए होगी आपको फैक्ट्री लगाने के लिए, कैपिटल चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, बैंक बैलेंस होना चाहिए। सारी चीजें, ये सारी चीजें आपकी क्या है, एसेट्स हैं। आपने ख्वाब देखा फैक्ट्री लगाने का, उसके लिए आपको एसेट्स जमा करने थे। अब एसेट जमा करते 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 जमीन ले ली, जमीन बनाने के पैसे नहीं थे। जो आपकी वो है प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, वो परचेज कर लिए, बुक करा लिए, अब उसको इंस्टॉल करने के पैसे नहीं है, या उसको लेने के लिए अमाउंट शॉर्ट पड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, मगर सारा एसेट तो चाहिए। कंप्यूटर आपको जो है हर डिपार्टमेंट के लिए चाहिए, सॉफ्टवेयर्स चाहिए, आपको व्हीकल्स चाहिए जो एम्प्लॉयज को लाएगी और ले जाएगी, आपको रनिंग कैपिटल चाहिए। आपकी सारी चीजें देखते हुए आपने कहा कि भाई ये सारे एसेट्स तो चाहिए ही चाहिए। हमने कहा बिल्कुल चाहिए। चौधरी साहब के बेटे ने कहा बिल्कुल 100% चाहिए। मुंशी साहब जितनी चीजें रिक्वायरमेंट है ना सब पूरी कर दो। मुंशी साहब कहेंगे भाई वो तो है, मगर अब हम आधे रास्ते पे खड़े हुए हैं, पैसे हो गए खत्म। हमारे पास 3 करोड़ रुपए थे, बाकी सब तो आपको अमेरिका भेजा था पढ़ने के लिए, वहां पे आपके लग गए हैं हमारे पैसे। और जो हम लाए थे टोबा टैक्सिंग से, अपने पुराना जो हमारा पूरा जायदाद थी, उसका जो मुनाफा था वो सब आपने बराबर कर दिया। उन्होंने कोई बात नहीं, अपने साथ उनको बैंक लेके चले गए। बैंक गए, बैंक में क्या हुआ, वहां से लोन ले लिया। एसेट क्या है, असासे। लोन क्या है, कर्जा, यानी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज किसको कहते हैं, किसी जिम्मेदारी को। तो किसी से पैसे लिए तो पैसे क्या करेंगे, उसको वापस भी करेंगे ना। तो लोन लिया, लोन लेके, और आपके पास अपना जो आप टोबा टैक्सिंग से लाए थे सरमाया, अपना सरमाया, ऑनर इक्विटी, दोनों को प्लस करके आपने क्या बना लिए, एसेट्स बना लिए। आपने क्या बना लिए, एसेट्स बना लिए। अब उन एसेट्स के से आपने कारोबार करना शुरू करा। अब वो तो एसेट्स है। आपने व्हीकल खरीदी थी, मगर वो तो रोजाना उसके अंदर पेट्रोल डलवाना पड़ता है। तो वो पेट्रोल क्या है, पेट्रोल क्या है, एक्सपेंस है। लोग तो रख लिए मगर तनख्वाह भी मांगते हैं। प्रोडक्ट तो बन गई मगर उसकी मार्केटिंग भी करनी है। सही है, चिलर प्लांट लग गया पूरी कंपनी में, एयर कंडीशन है, ठंडा माहौल है, मगर गैस चलती है, उसमें यूटिलिटीज एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, मेंटेनेंस होती है, चीजें टूटती फूटती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, एक्सपेंस है। चलो अब ये सारा एक्सपेंस क्या है, खर्चा। सामान खरीदा, जो पैसे नहीं थे उस पैसे को उधार ले लिया, उधार लिया, अपना सब मिला दिया, सब लगा के एसेट्स खरीद लिए, और जो एक्सपेंसेस को कर दिए। ये सारा काम कर क्यों रहे, ये सारा काम कर क्यों रहे, बिजनेस रन करने के लिए। बिजनेस रन क्यों कर रहे हैं, सवाब मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी। और अगर नेक नीति से करा जाए तो बाकी सवाब भी मिलता है। सही है, आमदनी या इनकम, इन सब चीजों के नतीजे में क्या मिलेगी, इनकम। और यहां से ही, और इसी काम में ही आपका क्या क्रिएट होता है, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यहीं से ही, इसी को देख के आपका, यही आपका इनकम स्टेटमेंट बता रहा होता है। ठीक है, अब ये 5 चीजें मुंशी साहब को
जैसे ही उनके कपड़े चेंज करे, उनके खाते फाड़ दिए या कहीं डम कर दिए। एक और बात, ये बहुत गलत बात कह दी मैंने, फाड़ दिए। अकाउंटिंग में ना तो कोई चीज फाड़ी जाती है और ना ही कोई चीज मिटाई जाती है, रिमूव नहीं हो सकती, वो रिकॉर्ड में रहेगी। कम से कम 5 साल तक की उसको रिकॉर्ड में रखना चाहिए। मगर उन्होंने सारे के सारे डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, अब ये सारे काम जो है ताहा ने शुरू कर दिए करने। सबसे पहले उसने चीजें क्या कर ली, डेटा फीड कर ली है। ठीक है, तो पहला स्टेप ही यही होता है अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग आपने कर ली। जब तक आप बुक कीपिंग कर रहे थे, मुंशी साहब को बोला अपना गेटअप चेंज और ये 5 चीजें याद कर लें। अब इसका हर एक का इंपैक्ट जो है डेबिट और क्रेडिट में हो रहा होगा ऑटोमेटिकली, वो आप लोग मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। सही है, इस तरीके से आपके टी अकाउंट्स बनेंगे। जो साइड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही होगी, उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। हर चीज का एक टाइटल ऑफ अकाउंट होता है। सही है, कैश एक टाइटल ऑफ अकाउंट है, बैंक एक टाइटल ऑफ अकाउंट है। सही है, इसी तरीके से व्हीकल्स एक टाइटल ऑफ अकाउंट है। लाइबिलिटीज पे हम चले जाएंगे, बैंक पे भी एक टाइटल ऑफ अकाउंट है जो हमने बैंक को पे करना है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जो कहना चाहिए कि किसी से आपने वैसे अकाउंट पे बिल लिया हुआ है, एक लॉन्ग टर्म पे बिल्स है, शॉर्ट टर्म पे बिल्स है। शॉर्ट टर्म पे बिल्स वो एक अलग कहानी है। तो इस तरीके से जो है ये सारे के सारे क्या है, टाइटल ऑफ अकाउंट्स। ये सारे के सारे क्या है, टाइटल ऑफ अकाउंट्स। अगर हम ये टाइटल ऑफ अकाउंट्स नहीं लिखेंगे, हम खाली यही लिखते रहेंगे, बशीर भाई की परचून की दुकान पे जो है 5 केचप की बोतलें हमारी चली गई, रऊफ भाई या रऊफ जनरल स्टोर पे जो है 7 जैम की बोतलें चली गई हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो है अहमद एंड कंपनी नहीं चल सकती या मिचेल्स नहीं चल सकती। हमें हर एक के खाते खोलने पड़ेंगे। जो मुंशी साहब के थे उसका हम क्या कन्वर्ट कर देंगे, उसको टाइटल ऑफ अकाउंट्स के नाम से। सही है, मुंशी साहब का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे आ जाएगा, टाइटल ऑफ अकाउंट। हर एक का एक टाइटल ऑफ अकाउंट होगा। उसके पीछे कहा यार कोडिंग कर देना, उसके पीछे हर टाइटल ऑफ अकाउंट के पीछे ही ना क्या हो जाती है, कोड, उसका नंबर अलॉट कर देता है ये। सही है, उसका नंबर कैसे अलॉट होता है, ये बड़ी अहम बातें आ रही हैं, ये बहुत अहम बातें आ रही हैं। वो छोड़ दें, आप हमसे किराया ले लीजिएगा, जिससे बातें करनी है उसके घर चले जाइएगा, मसला नहीं है। सही है, ये बातें वो नहीं बताएंगे, वो लगी रहेंगी आपकी दोस्त, वो पूछती रहेंगी, हाँ अरे आज तो तुम जो याली जैकेट पहनती हो ना, इसमें बिल्कुल बॉडम लगती हो। ठीक है, तुम वो जो स्वेटर है ना वाली वो पहन लिया करो। नहीं मैं तो यूनिवर्सिटी यही पहन, वो लगी हुई है, अकाउंटिंग बड़ा गलत हो जाए। मुंशी की नौकरी जा रही थी, फिक्र नहीं है, मुंशी की नौकरी चली जाए इनको फिक्र नहीं है। वो बेचारी बड़ी महारानी, सही है, छोटी बहू, मंजली बहू, सब रोते धोते कराची आ गए, इनको कोई फिक्र नहीं हुई है। वहां पे फैक्ट्री लग गई, इतनी महंगी जमीन ले ली, जमीन लेने के बाद अब्दुल्ला के पास पैसे खत्म हो गए, कितनी कहानियां सुना दी हमने। वो लगी हुई है, हाल अहवाल ये वो सब कुछ पूरा पूछ लिया। नहीं है तो इसको फिक्र अपने अकाउंटिंग की नहीं है, क्योंकि करना ही नहीं है कुछ। अच्छा, अब क्या बात में बता रहा था आपको, टाइटल ऑफ अकाउंट। अब सॉरी, ये मैंने आपको मिटा दिया। ये क्या है, एसिड्स हमेशा किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। इसके बाद एक करंट एसिड होगा, एक फिक्स एसिड होगा। अब ये क्या करता है, आपका क्या नाम है, ताहा। ताहा क्या करते हैं, उसके पीछे कोडिंग कर देते हैं। सही, क्योंकि कंप्यूटर जो है आपकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में चाहता है आप उसको करें। ठीक है, आप क्या करते हैं, एसिड पहले नंबर पे, इन्होंने सोच लिया कि हमारी कंपनी का वॉल्यूम क्या होगा। सबसे पहले वो परसेप्शन होना चाहिए। हो सकता है 1 लाख किस्म के एसिड्स हो सकता है 10,000 किस्म के हो सकता है 1,000 किस्म के हो सकता है 100 किस्म के हो। ठीक है,
जितनी तरह के आपके पास एसिड्स होंगे ना, आपने एक रेंज बना ली। अब आप जो है पहले एसिड को ये तो नहीं नंबर दे सकते ना 1 लाख, मगर पहले एसिड को ये नंबर जरूर दे सकते हैं, ये आखिर में 1 लगा दें। सही है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहेंगे, सिफर, शुरू के सिफर की कोई वैल्यू नहीं होती, आगे सिफर लग जाए, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, दोनों में ही 5-5 सिफर है ना, ऊपर वाला सिफर जो है 1 लाख कहला रहा है और नीचे जो है वो कितना है, 1। सही है, और जैसे जैसे इनके एसिड्स बढ़ेंगे वो बढ़ जाएगा, कोई मसला। अब इन्होंने कहा कि एक नंबर जो है किसको दे दिया, फिक्स एसिड को, सॉरी एसिड को, और 1.1 जो है किसका है, करंट एसिड 1. अच्छा, अब उसके अंदर पहला करंट एसिड क्या है, कैश है, एक और करंट एसिड क्या है, बैंक है। अब करंट एसिड के अंदर से भी आपने एसिड्स निकाल लिए, कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल। सही, तो आपने अकाउंट रिसीवेबल की बात कर रहे हैं तो वो 1.3 है। सही है, या इधर ये बना होगा ना 113। सही, अब रिसीवेबल है, रिसीवेबल बहुत सारे लोगों से आपने लिया हुआ है, वो बहुत सारे लोग आपने सेल्स करी हुई, उनसे पैसा लेना है। सही, अब गफूर से भी लेना है, बशीर से भी लेना है, नईम से भी लेना है, बिस्मिल्लाह ट्रेडर्स वाले से भी लेना है, माशाल्लाह ट्रेडर्स से भी लेना है। सही है, जॉन से भी लेना है। अब बहुत सारे रिसीवेबल्स हैं, उन लोगों के भी नंबर इन्होंने अलॉट किए हुए होंगे। सही है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का जो आपका कस्टमर था, आपको उससे पैसा लेना था, तो ये आ गया। अब इससे आगे अभी कोई और आपकी वर्किंग नहीं हुई है। तो जैसे ही अब इन्होंने ये पूरा सिस्टम बिछा दिया, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ चले गए, जो उन्होंने डेटा फीड किया था उसके पीछे क्या कमांड दे दी, उस कमांड में क्या है, जैसे ही मैं जाता हूं और मैं क्या करता हूं, 005311 टाइप करता हूं और लिख देता हूं 5,000 रुपए, $5,000, तो इसका मतलब है तवक्कल स्टोर वाले ने मजीद सेल्स मुझसे ले ली है, मैंने उसको मजीद सेल कर दिया, उससे अभी मैंने रिसीवेबल 5,000 रुपए और लेने, वो उसका कोड जनरेट हो गया, ये उसका कोड जनरेट हो गया। तो ये क्या होती है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ अब हम चले गए। ये सारी चीजें इसी तरीके से आपकी एसेट्स है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, सब चीजों के पीछे इसी तरीके से लाइनें बिछ जाती हैं। कोई रास्ते होते हैं ना, लाजमी बात है कि आप कहाँ जाना है, कराची जाना है, मैं कराची में रहता हूँ, भाई कराची में कहाँ रहता हूँ, कराची में मैं नाजमाबाद में रहता हूँ, तो नाजमाबाद में मैं फलाना नंबर पे रहता हूँ या फलाना सेक्टर में रहता हूँ, फलाना सेक्टर की फलाना गली में। अब वो स्पेसिफिक होते होते हम अपने घर तक पहुंचते हैं ना। सही, तो इसी तरीके से अकाउंटिंग की भी उन्होंने लाइनें क्रिएट कर दी। अब ये दूसरी चीज बड़े मजे से समझ ली मुंशी साहब ने। अब मुंशी साहब अपग्रेड हो रहे हैं साथ साथ। सही है, मुंशी साहब अपग्रेड हो रहे हैं, वो लेजर का मतलब समझ गए हैं, वो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं उनकी आहिस्ता आहिस्ता। सही है, अब ये हमने कहा था मुख्तलिफ किस्म के लेजर होंगे, ये सब चीजें आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, बेसिक सी चीजें। ठीक है, कैश का ये अकाउंट है, कैश में क्या हुआ है, जब जब पैसा आया है आपने रिसिप्ट साइड पे कहां पे चला गया है, डेबिट साइड पे। जब जब आपके पैसे गए हैं तो कहां चले गए, क्रेडिट साइड पे चले गए। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैश का बॉटम के आज की तारीख में कितना कैश आपके पास है, आज की तारीख में कितना कैश आपके पास है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल के आपको पता चल जाता है। सही है, अच्छा ये एक बड़ा मसला होता है, ये भी अब तकरीबन खत्म हो गया है। इसको क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई क्यों जाती है,
कंपनी की वैल्यू देखने के लिए। वेरी गुड। मुर्तुजा अपने दोस्त के पास गया, इसके साथ ही वो बीबीए कर रहा था। अच्छा, बीबीए नहीं कर सकता ये भाई, फिर क्या करेगा? बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर लिया इसने, ठीक है। वो चला गया अपने दोस्त की ऑफिस, वहां पे देखा कि भाई बहुत आलीशान उसका घर भी है, ऑफिस भी है, सारी चीजें सही। उसके बाद उसको हम 4 बजे ब्रेक ले लें, अभी नहीं 4 बजे लेते, 15 मिनट, ये वाली बात मुकम्मल कर लें। उसके दोस्त की कहानी तो सुन ले, बल्कि याद आया वो इसके घर तो गए थे, इसके ऑफिस तो गए थे। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा के ऑफिस चले गए। अब वो उसने 3 दिन एंड्रॉयड मोबाइल बेहतरीन आईफोन सामने रखे हुए, डिफेंस में इसका ऑफिस है, और ज्यादा इंशाल्लाह ना बोले, एंड बड़ा खतरनाक है। नहीं, इंशाल्लाह सब बिल्कुल इक्विटी के ऊपर होगा, ऑनर इक्विटी के ऊपर होगा, ये कह सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बड़ा मुतासिर इकरा तो जब लेक्चर होता था, इतनी अहम अहम वर्कशॉप्स होती थी, उसके अंदर मोबाइल पे लगी रहती थी और सेल्फियां लेती रहती थी। इसके अलावा इसको अल्लाह ताला ने इतना दे दिया यार, ये जल रहेगा यार, ऐसे 99 मार्क्स का क्या करूं मैं, यही सोच रहा है, हाथ मल रहा है। बस इससे क्या हुआ, एक बैंक में नौकरी मिल गई, 1,25,000 रुपये तनख्वाह है, 2 बोनस है, एक आधा मिलता है, एक पूरा मिलता है, और गाड़ी तो दी नहीं है, फ्यूल दे देते हैं खाली। तो सोच रहा है क्या करूं क्या करूं। अच्छा, वो बैठा हुआ है, तारीफ नहीं इकरा तुमने बड़ी मेहनत करी माशाल्लाह। ये इनपुट, हाँ मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम है हमारा, ये भी है, अपनी हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, वो और मुतासिर हो। अच्छा, फैक्ट्री भी है पीछे इसके पास। अच्छा, गाड़ी कौन सी रखी हुई है? इकरा ने गाड़ी कौन सी रखी हुई है? हाँ, डबल केबिन डब्बा, वो ऐसे बोल रही है, डबल केबिन रखी हुई थी बाहर। अच्छा, वो और यार ये बाहर कहेंगे कितने लोग काम करते हैं, कहेंगे बस मेरे पास है 150-200 लोगों का स्टाफ है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, परमानेंट भी 70 लोग परमानेंट काम कर रहे हैं। और जब बात चल रही है वहां पे भाई, नहीं रुक, अब इनको भी, इसको भी दिखाना है मुर्तुजा को कि मैं कुछ हूं, क्योंकि एक बड़ा मसला होता है मिडिल क्लास का, जब हमारी कहीं पर नौकरी लगती है ना तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, चलो एक जॉब लग गई, वो सबकी एक साथ ही लगती है, पूरा बैच एक साथ ही पास आउट होता है। अच्छा, पास आउट हो गया, अब उसमें से सब लोग क्या हुए, एक लंबी सी बेंच होती है या हॉल होता है, उसके अंदर केबिन बने हुए होते हैं, छोटे छोटे पार्टीशन बने हुए होते हैं, उसके ऊपर जो एक आपका कंप्यूटर होता है, 4 दराजें होती हैं, नीचे कुछ सामान रखने, लंच वंच रखने की जगह होती है, और एक कुर्सी मिल जाती है, उसके ऊपर कैरियर का आगाज होता है। अब वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हम में से जो सबसे पहले असिस्टेंट मैनेजर बन जाता है या बाय चांस मैनेजर बन जाता है, उसको कमरा मिल जाता है या केबिन मिल जाता है पूरा। केबिन में तो फिर भी कम मसले होते हैं, जब कमरा मिल जाता है तो फोन आता है तहा का, हाँ हिना क्या कर रही हो यार, बस अभी बैंक से फारिग हुई, उठी रही हो, कहाँ नौकरी कर रही हो? अच्छा, फलाना बैंक में हो, ये फलाना इंश्योरेंस कंपनी में। अच्छा, चलो तुम आज जल्दी उठ रही हो, मेरे पास होती भी, जाओ लंच साथ करते हैं। क्या, अरे तहा को क्या हो गया, और तो इतनी लंबी लंबी वर्कशॉप हो जाती थी, चाय का भी नहीं पूछता था, आज लंच करा रहा है। अच्छा, अब वो नहीं मैं तो जल्दी में, अरे नहीं कोई मसला नहीं है, मैंने भी नहीं करा, तुम आ जाओ, क्या मंगाऊं मैं तुम्हारे लिए, ये वो 4-5 जो उसकी पसंदीदा चीजें थी, वो 2-3 रेस्टोरेंट का नाम सुन के वो तो फिसल गया, वो पहुंच गए। अच्छा, उसके ऑफिस में जाएगा, वहां पे ला जाते शीशे का उसको एक केबिन मिला हुआ होगा, वहां पे एयर कंडीशन चल रहा होगा, बेहतरीन किस्म का लैपटॉप होगा, शायद की गाड़ी भी मिल गई हो, इंटरकॉम होगा, बाहर किसने पूछ लिया होगा कहाँ जाएंगे, अच्छा मिस हिना से मिलना है, एंट्री करा दें, अबे भाई हिना इतनी बड़ी होगी, चलो भाई एंट्री करा दी, हिना से जाके मिल गया। वहां पे आके उसने लंच भी करा दी, सब कुछ करा, उसने क्या लेना था, उसने उससे 1000 रुपए थोड़ी लेने थे, तहा मिल गए। मगर अब क्या है कि उसको अपने सब दोस्तों को बताना है, उसके बाद अपनी दूसरी कजन का निकाला, अच्छा ये फरिया को तो मैं फोन करूँ कि वो फरिया कौन, अच्छा फरिया मेरी क्लास में खाला की बेटी भी, उसको बुलाती हूँ। अब वो तुम्हारा ऑफिस डिफेंस में, वो बेचारी रहती किसी और जगह पे, नहीं टैक्सी करके आ जाओ यार, मैं मेरे साथ वापस चलो, ड्रॉप कर दूंगी तुम्हें, ये वो उसकी ओवर भी खुद करवा दी। अब वो बेचारी आ गई, अब वो हर एक को दिखा रही।
अब वो थोड़े अरसे तक के रहता है, फिर उसके बाद फिर काम में और इतना रगड़ा लगता है ना, क्योंकि जो कुछ भी आपको कंपनी देती है वो आपके लिए नहीं होता, वो कंपनी की अपनी जरूरियात होती है। ठीक है, थोड़े अरसे में समझ में आ जाती है। अगर आपको अनलिमिटेड कॉल्स का पैकेज दिया हुआ है तो आपने इतनी मार्केटिंग करनी है, आपको लैपटॉप दिया हुआ है तो इतना आपने काम सुबह शाम घर जाके भी करना है। तो इन सब चीजों से फिर थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो इतना मुतासर हुआ। अब वो बैठा हुआ था, वो आपका क्या नाम है भाई तुम्हारा, मुर्तुजा। मुर्तुजा जो है इकरा के रूम में बैठा हुआ था और बड़े ख्यालों में था, यार काश मैं भी ये नंबरों के पीछे नहीं भागता, मैं भी यार इसी तरीके से जरा बिजनेस कर लेता, ये करता वो करता। अब अपने ही कुछ करने में मशवरा करता हूँ। अच्छा, इकरा से कुछ भी पूछे तो इकरा आए वाए छाए करते, कोई अपने टिप्स कोई बताएगा क्या है? बताऊंगी, वो अभी कह रही है और बताएगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई किसी का ना तो कोई किसी के नंबर लेके जा सकता है, ना कोई किसी के बिजनेस लेके जा सकता है, ना कोई किसी की जॉब लेके जा सकता है। हर एक अपना जो ऑब्जेक्टिव जो है खुद लेके पैदा हुआ है दुनिया में, उसी के तहत अल्लाह ताला उससे वो काम लेते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बैठे ही हुए थे कि वहां से टहलते हुए, क्या नाम है भाई, जुहेब आए। जुहेब आए, मैडम वो आज 20 तारीख होगी। हाँ तो क्या करूं, वो पिछले महीने की भी सैलरी नहीं थी, वो अभी हाफ मिली थी, इस महीने की भी। अरे अभी मेरे को चेक आने वाला है, फिर मैं तुम्हें करती हूँ। ठीक है, अभी तो ये इतना स्टाफ था और 80 परमानेंट थे, वो तनख्वाह नहीं मिलती यहाँ पे। नहीं नहीं, वो तुम्हें पता है अभी कुछ क्लाइंट है अमेरिका से आ रहे हैं, अभी वो फायरवॉल का अभी चक्कर चल गया है, उस चक्कर में बड़े मसले मसाले हैं, ट्रांसफर। अच्छा, उसने कहा हो सकता है पैसे ट्रांसफर ना हो रहे हो। थोड़ी देर बैठे हुए थे, वो ठक ठक ठक, मैडम वो बैंक वाले आए। क्या कह रहे हैं, बोल दो अभी मैं नहीं हूँ ऑफिस में। अच्छा, फिर उसका इंटरकॉम आया, मैडम वो नहीं जा रहे, वो कह रहे हैं मैडम से मिलके जाएंगे। काम क्या है उनको, वो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मांग रहे हैं। अच्छा, अब उसका बाहर का वाला लड़का आके बता रहा है, अकाउंट्स वाला भी और परेशान, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट मानी, ये जो बाहर खड़ी हुई है ये भी अपनी नहीं है, लाइबिलिटी है। फिर जिस जगह बैठे हुआ उसका रेंट भी लाइबिलिटी है, वो भी अदा नहीं किया हुआ है। अब जब उसने कैलकुलेट करा तो जो उसको एसेट्स नजर आ रहे थे वो तो करोड़ों के थे, मगर उसमें उसका अपना जो इक्विटी थी वो चंद लाख रुपए थे, बाकी सब क्या थी, लाइबिलिटी थी। तो उसकी इक्वेशन जो थी, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत डिस्टर्ब थी। अब इस सतह पे, ये तो खैर एक फ्रेंडली माहौल में हम बात कर रहे हैं, ऐसी सतह पे जब हम किसी की बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट देख के हम ये अंदाजा करते हैं इस कंपनी के अंदर हमने पैसा लगाना है या नहीं लगाना। जिसके पास हाँ कर्जा जरूर होगा कंपनी के ऊपर, मगर 20% 50% लाइबिलिटी हो, ठीक है, 85% उसका अपना हो, तो और टोटल एसेट्स आप देख रहे हो, तो वो उसकी एक, ये सब चीजें क्या कहते हैं, अकाउंटिंग इंजीनियरिंग। ये सब चीजें क्या होती हैं, ताहा अकाउंटिंग इंजीनियरिंग। तो ये अकाउंटिंग इंजीनियरिंग करी जाती है, अंदर से टटोल के लाया जाता है, इसी के ऊपर आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, इसी पे आप सोचते हैं कि हमने कंपनी को कैसे लेके आगे बढ़ना है। अच्छा, नेक्स्ट अकाउंटिंग साइकिल। ये चीजें जनरली हैं कि हमने सोचा वहां पे कि हम अपनी फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं, मुंशी साहब यहाँ पे आ गए। उन्होंने क्या करा, डेली की जो रूटीन की चीजें हैं वो ताहा ने रिकॉर्ड बुक कर ली, जो बुक कीपिंग कहलाती है। बुक कीपिंग के बाद उसको क्या हो गया, हमने जो फॉर्मेट एक सीख लिया जर्नल का, डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स हमें पता चल गए, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो हमने जर्नलाइजिंग करी। ठीक है, तो उसके लेजर्स हमें पता है, हमने उसको लेजर्स में पोस्ट कर लिया, सबके अलग अलग इंडिविजुअल जो लेजर्स बनाए, जिसको मुंशी साहब क्या कहा करते थे, खाते कहा करते थे, उसके अलग अलग हमने लेजर्स बना लिए। लेजर्स बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, ट्रायल बैलेंस कर दिया। ट्रायल बैलेंस डेबिट एंड क्रेडिट जो ताहा का बराबर नहीं हो रहा था, परेशान थे, डेबिट एंड क्रेडिट बराबर होना चाहिए। क्यों ट्रायल बैलेंस क्यों बराबर होना चाहिए? क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब हम कहते हैं पैसा कहां से आएगा, या तो हम कमा के लाएंगे, या अपने घर से लेके आएंगे, या कहीं से उधार लेंगे। अब इन तीनों में से कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे उसका डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होगा। सही है, पैसा आया होगा इन तमाम सोर्सेज से आया होगा। जब पैसा आया होगा तो पैसा तो डेबिट हो गया होगा, तो क्रेडिट या तो इनकम साइड क्रेडिट हुई होगी, या लाइबिलिटीज क्रेडिट हुई होंगी, या
आपका कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा। तो अब वो पैसे पे क्यों हम बात कर रहे हैं, आपको या कोई सामान खरीदा गया, हमने सामान खरीदा तो पैसे जो आए थे इन तीनों जराए से, उन्हीं तीनों सोर्सेज से जो पैसे आए, उसी पैसे से हमारी परचेजिंग हुई होगी, या उस परचेजिंग की हमारे पास पावर नहीं है तो हमने उसको क्रेडिट पे लिया होगा। सही है, तो वही डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कि एसेट डेबिट हुआ होगा और लायबिलिटीज क्रेडिट हुई होंगी हमारी। तो ये इसलिए हमारे पास जो बाउंड्री है ना, अगर ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से बाहर हम जा ही नहीं सकते। जो हमारा साइज है, ये साइज है, इसके अंदर ही हम घूम रहे हैं, इसके अंदर ही हम घूम रहे हैं। जब इसके अंदर ही हम घूम रहे हैं तो अब यहां से हम बाहर निकलेंगे तो फिर हमारा डेबिट एंड क्रेडिट आउट होगा, यहां से हम बाहर आएंगे तो फिर हम आउट होंगे। हम यहां पे हैं तो बिल्कुल बैलेंस पोजीशन में। सही है, या तो लायबिलिटीज है या इक्विटीज है या इनकम है, कोई चक्कमबाजी जो है उसी के अंदर घूम रही है। सही। अच्छा, अब एक दिन सबकी जिंदगी का ऐसा होता है जिस दिन उसकी क्या होती है, हाँ, हैप्पी बर्थडे। साल में एक दिन जरूर आता है जिसमें आप कहते हैं वो आपकी क्या है, सालगिरह का दिन है। सही है, सालगिरह, एक साल गिर गया। अब वो आपकी जो सालगिरह है, जो आपकी सालगिरह का दिन है, वो दिन इस चीज को शो करता है आपकी लाइफ का एक साल और पूरा हो गया। अब उस एक साल के बेंचमार्क्स बने हुए होंगे, क्या है, 365 दिन है। ठीक है, एक महीने में 30 दिन है, 31 दिन है, फरवरी में 28 दिन है। एक हफ्ते में कितने दिन है आपको पता है, एक दिन में कितने घंटे हैं आपको पता है, एक घंटे में कितने मिनट है ये भी आपको पता है। तो इन सब चीजों को लेके आप पूरा साल गुजारते हैं। वो साल होता है, इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर या फिक्सर ईयर कहलाया जाता है। फिक्सर ईयर जो आपका होता है, फिक्सर ईयर ये जाहिर करता है कि एक साल में आपके पास क्या कुछ आया, क्या कुछ कंपल्सरी है, क्या पोजीशन है। ठीक है, अच्छा, अब उसको आप ये करते हैं कि उस साल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, 3 मंथ्स के क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, अपने टारगेट्स पूरे करने के लिए। वो हम आगे सीखेंगे। सही है, अब जब आपको लास्ट डे आ गया, आखिरी दिन आ गया उस साल का, फर्स्ट करें आपको 30 जून को आप अपने अकाउंट्स क्लोज करते हैं, क्योंकि बजट 30 जून को आता है, तो आप कोशिश ये करते हैं कि आप जो है गवर्नमेंट के फिक्सल ईयर के साथ चलते रहें। तो आपकी मर्जी, आप कोई भी फिक्सल ईयर रख सकते हैं अपना। अब आपने अपने उस साल में बहुत से प्रोजेक्ट शुरू करे, कुछ खत्म हो गए, कुछ खत्म नहीं हो पाए। किसी को कर्जा दिया, कुछ कर्जा वापस मिल गया, कुछ वापस नहीं मिला। किसी से कर्जा लिया, कुछ कर्जा वापस कर दिया आपने, कुछ वापस आप नहीं कर पाए। किसी से कोई डील साइन हो गई, कुछ काम का एडवांस पैसा आ गया था और वो काम कंप्लीट नहीं हो पाया। कुछ वर्कआउट आपने जॉब्स कंप्लीट कर दी, उसका पैसा आपको नहीं मिले, या कोई कमिटमेंट्स हैं। अब बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल में कार्ड लोड करवा लिया, 1 महीने का कार्ड लोड हुआ है, 25 तारीख को, 25 दिसंबर को आपने या 25 जून को आपने कार्ड लोड कराया है। सही है, खत्म होगा 25 जुलाई को, फिक्सड ईयर आपका खत्म हो गया। अब जो बाकी जो बैलेंस बच गया वो तो आप 2024-25 में इस्तेमाल करेंगे ना। सही है, 2025-26 में इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपका ईयर शुरू होगा। तो उन सब की क्या होती है, जो खर्चा हो गया, जो इनकम हो गई, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बाकी चीजों को आप रिसीवेबल या पेएबल में करके अगले साल लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब वही बात की, जब एडजस्ट करा फिर ट्रायल बैलेंस कहीं और भाग गया, फिर ट्रायल बैलेंस को लेके आए, भाई इधर आओ, इस ट्रायल बैलेंस को बैलेंस किया, ट्रायल बैलेंस को बैलेंस किया। फिर हमने पढ़ा था कि 5 फैक्टर है ना, 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 सुतून है जिसके ऊपर अकाउंटिंग खड़ी हुई है। हर एक की, ये कमरा है ना, इसके कितने पिलर्स हैं, 4 पिलर है। एक 4 पिलर के ऊपर ही ये छत पड़ी हुई है ना। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम से, हमारे क्या है, ईमान के सुतून है ना, क्या क्या है,
नमाज, हज, रोजा, हज, ज़कात, जिहाद। सही। तो हमारे जो फैक्टर्स है, जो हमारे ये सुतून है, पिलर्स है, इसमें से एक पिलर भी नहीं होगा, कलमा तौहीद ज़हन से अल्लाह ना करे ओझल हो जाए या उस पर उस तरह यकीन ना हो, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है। नमाज हम पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पर फर्ज की गई है और हम अल्लाह की इबादत करते हैं। सही। इसी तरीके से हर चीज को क्या कोई ना कोई सुदूर। तो इसके 5 फैक्टर्स हैं: एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, एक्सपेंसेस, इनकम। सही है। तो एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी, एसेट, लायबिलिटी और आपके कैपिटल, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो अगले साल में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी, 3 चीजें नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाती हैं। एक्सपेंसेस और इनकम, एक्सपेंसेस और इनकम हिना क्या करते हैं, हम हर साल क्लोज कर देते हैं, हर साल क्लोज कर देते हैं एक्सपेंसेस और इनकम। सही है। हिना को कुछ खाने पीने के लिए देते हैं ताकि उनकी तवज्जो प्रेजेंटेशन की तरफ आए। अच्छा, अब क्या होता है, यहां तक हमने बात कर ली। अब हम डिसीजन मेकिंग के ऊपर आ जाते हैं। बाकी सारी अकाउंटिंग आपको पता है, सब कुछ पता चल गया। अब सर ये बात तो वो हो गई जो हम प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस में जो हम बातें करते हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। सबसे पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन 2 तरह से होती है, एक फीफो और एक लीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसके अलावा एक और मेथड होता है वेटेड एवरेज मेथड, ये सब कुछ आप मिला देते हैं। अब उसके अंदर आपका काम क्या होता है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन में बेसिकली आपने क्या निकालना होता है, एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होता है। सही है। क्यों? क्योंकि आप बल्क में काम कर रहे हैं, आप बल्क में काम कर रहे हैं, आपका अरबों रुपए का बिजनेस है, करोड़ों रुपए की आपकी इन्वेंट्री चल रही है, कुछ किसी और उसमें टाइम पे खरीदी गई होगी, कुछ किसी और टाइम में खरीदी गई होगी, कभी कुछ और रेट होंगे, कभी डॉलर बढ़े हुए होंगे, कभी डॉलर कम हो रहे होंगे, या लोकल मार्केट में इन्फ्लेशन आगे पीछे हो रही होगी। अब आपकी कंपनी इन सब चीजों के अंदर क्या चीज यूज करती है, अगर फीफो यूज करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा गया पहले बिकेगा। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो माल सस्ते में खरीदा गया हो या महंगे में खरीदा, अब आपकी रेट जो है मार्केट में फिक्स होंगे। ये पता होगा आप लोगों को, ये शरीफ सी बच्ची है क्लास की, क्या नाम है आपका? रिमशा। रिमशा, ब्रोस्ट कितने का मिलता है? 400। सस्ता वाला खा दिया, महंगा वाला कितने का मिलता है? नहीं, वैसे खान वाला इतना अच्छा होता नहीं है। खान ब्रोस्ट उधर वाटर पंप पे कुंदन वाले नमकीन कर देते हैं। कबाब जी से 1150 का एक ब्रोस्ट, डील ना। चलो सही है। हिना की बर्थडे कब आती है मालूम कर ले। चले 50% स्पॉन्सर है हिना की बर्थडे, 50% के ब्रोस्ट खिलाएगी। चले, हमें एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि 480 रुपए का ब्रोस्ट आएगा। अब मुर्गी उसको, चिकन उसको सस्ती मिले या महंगी मिले, उसे 480 को क्रॉस नहीं करना, उसे मार्केट में रहना है। तो वो क्या करेगा, फीफो करेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले मुर्गी खरीदी गई हो पहले काट देगा। सही है, उस हिसाब से कर लेगा, या हो सकता है वेटेड एवरेज के ऊपर चला जाए। सही हो सकता है वो वेटेड एवरेज पे चला जाए। अच्छा, अब दूसरा क्या है कि कुछ माल अभी सीजनली खरीदा गया, इस सीजन में वो महंगा या सस्ता है, किसी और सीजन में कोई और रेट होंगे, उधर आपको जो है लीफो देखना पड़ेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है।
अगर आपकी करियाना स्टोर है, वहां पे आप जो है मिर्चों का कारोबार करते हैं, इसी मिर्चों का, अब उसमें से आप क्या अलग अलग कर सकते हैं? वो लाजमी बात है कि आपके पास आता है या पेट्रोल पंप है, पेट्रोल आता है या डीजल आता है, वो आपके टैंक में डाल दिया जाता है, क्या अलग अलग हो सकता है? क्या अलग अलग हो सकता है? इकरा क्या बात हो रही थी? हाँ, क्या बात हो रही थी? मुर्तुजा क्या बात हो रही थी? बैठ जाए सुकून से, बिल्कुल फोकस हो जाए। बात हो रही थी कि अगर पेट्रोल पंप है आपका, या आपका करियाना स्टोर है, सुपर स्टोर है, जहां पे ऐसी चीजें हैं कि जो आपस में मिक्स हो जाती हैं, उसमें आप लीफो और फीफो नहीं निकाल सकते। पहले कौन सी कंसाइनमेंट खरीदी गई थी, वो ड्रम में नहीं है, किसी पैकेट में नहीं है, किसी वो लाजमी बात है कि एक लाल मिर्च का बॉक्स है, उसके अंदर जो है डिब्बा है, उसके अंदर आती हैं और मिक्स कर दी जाती है, फिर आती है, फिर मिक्स कर दी जाती है, और वो बिकना शुरू हो जाती है। वो पहले वाले आखिर में बिक सकती है, आखिर वाला पहले भी, तो उसको आप क्या कहते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। सही। अच्छा, अब इस तरीके से आप क्या करते हैं? तीनों चीजों के ऊपर अलग अलग डिसीजंस लेते हैं। अब आपकी कंपनी कौन सा कहना चाहिए कि बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसकी फिर आप वेटेड वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आप क्या मालूम करते हैं? उसकी सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं, परचेजिंग मालूम करते हैं, प्राइसिंग देखते हैं, प्राइसिंग स्टेज देखते हैं, उसके ऊपर जो है आपके डिसीजंस होते हैं कि आपने क्या चीज कितने की बेचनी है। ये सारी चीजें कौन सिखाता है आपको? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता होगी, एंडिंग इन्वेंट्री पता होगी, ठीक है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि जो आपके पास माल पड़ा हुआ है, आज चांद रात है, कल ईद हो जाएगी, आज तक का जो माल खरीदा गया है वो रमजान भर नहीं बिक पाया, आज भी नहीं बिका, कल ईद हो जाए, ईद के चौथे दिन आप शॉप ओपन करते हैं, तो क्या आप माल सारा फेंक देंगे अपना? आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कितने का माल बिक गया, सेल्स आप निकालेंगे, जो माल पड़ा हुआ है, एंडिंग इन्वेंट्री जो पिछले साल की थी वो आपकी इस साल की ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, और आप आगे काम शुरू कर देंगे अपना। और फिर आप परचेज करने मार्केट में जाएंगे, उस वक्त आपको कोई और रेट मिलेंगे, या तो कोई इवेंट है, ईद और बकरीद या कोई ऐसा इवेंट आ रहा है, तो इवेंट की वजह से उसके रेट बढ़े हुए थे, उस वक्त अब कम रेट में मिल जाएगा, या रेट अब जो शॉपकीपर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको पता होता है किस टाइम पे कौन से रेट मार्केट से उठाए जाएंगे, तो वो एक देसी अंदाज में काम कर रहे होते हैं। अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, डिजिटल अकाउंटिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, तो आपको उसमें भी पता होगा कि किस वक्त आपने कौन सा काम करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस है कि जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल इन्वॉल्व नहीं आ रहा, जो आपने सेल आउट करना है, सही है, आपने कपड़े का बिजनेस है आपका, आप शर्ट्स बनाते हैं और सेल आउट करते हैं, तो रॉ मटेरियल क्या आता है? कपड़ा आता है, वो आपके लिए रॉ मटेरियल होगा, और अगले वाले के लिए क्या हो जाएगी? वो फिनिश गुड्स हो जाएगी। आप क्या करते हैं? आप कपड़ा खरीदते हैं और कटिंग करते हैं, आप अभी रॉ में ही है, ये डिपार्टमेंट क्या करता है? स्टिचिंग करता है, फिनिशिंग करता है, उसका फिनिश गुड हो जाएगा, वो फिर सेल्स वालों को बेच देगा। तो आपको भी इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए देखना पड़ेगा कब कौन सी चीज चलानी है, सही। कॉस्ट कंट्रोल यहीं पे होती है। सही है, ये असल में आगे की चीजें थोड़ी एडवांस थी, वो शायद आप लोगों को अभी समझ में ना आए कि प्लानिंग और उसके फीडबैक और सारी चीजें, वो फिर मैंने स्किप कर दी किसी और टाइम में। अब हम जो है डिसीजन मेकिंग को बिजनेस मॉडल के ऊपर रख के बात करें, सही है। डिसीजन मेकिंग को बिजनेस मॉडल के ऊपर रख के बात करें तो किस तरीके से है कि डेप्रिसिएशन का मसला ये है कि आपकी जॉब लग जाती है, सही है, जॉब शुरू होती है,
अब मुर्तज़ा जॉब स्टार्ट करता है वो किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन की कंपनी है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं और उसकी जो मशीन है वो 7 करोड़ रुपए की आई है। उसकी मशीन, साहब आप बाहर चले जाइएगा या इधर आके बैठ जाए मेरे सामने, ठीक। अब उसकी प्रोडक्शन मशीन 7 करोड़ रुपए की है, वो आ रही है चाइना से इंपोर्ट हुई है। ये प्रोडक्शन मैनेजर है, ये उस पर काम करते हैं और उसकी जो प्रोडक्शंस हैं, जो वो दवाइयाँ पैकेजिंग का काम है, जो दवाइयाँ पैक करते हैं ये लोग, उस दवाइयों की बहुत डिमांड है और धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गई। अच्छा, उस दवाई की कॉस्ट निकाल ली इन्होंने। कॉस्ट निकाल के पहले जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन में सीखा था उस तरीके से हम जो बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं डेप्रिसिएशन को इग्नोर करके, ठीक है। हमने कहा कि चलो ठीक है, वो प्लांट तो एक दफा खरीद लिया गया है, अब वो निकाल रहा है, उसके ऊपर लेबर लगे, लेबर की आपने तनख्वाह निकाल ली, आपने जो है जो रॉ मटेरियल, पहले हम बात करके रॉ मटेरियल लगा दिया, फिनिश गुड्स की चीजें देख ली, जगह जहाँ पे हैं आप उस जगह का आपने रेंट चार्ज कर दिया, उसके अलावा जो है आपने दीगर जो एक्सपेंडिचर से सब कुछ कर दिया। अब उसके आपने कहा कि ये जो मेडिसिन है, ये जो चीजें हैं, वो हमें एक टैबलेट जो है 100 रुपए की पड़ती है, इनकी कंपनी ने 300 रुपए की बेचनी शुरू कर दी, 200 का प्रॉफिट आया। ये उसके प्रोडक्शन मैनेजर है, इनकी धड़ाधड़ सैलरी बढ़ रही है और अम्मी भी खुश, घर वाले भी खुश। मैंने कहा नहीं भाई, अब तो बस बच्चा जवान हो गया, इसके लिए अब लड़की देखना शुरू कर दो। अब मुर्तजा की लड़की देखना, मुर्तजा इतने पैसे कमाता है कि अब इसके म्यार की लड़की नहीं मिल रही। मसला ये एक तो सबसे बड़ा, इनकी अपनी डिमांड, फिर घर वालों की डिमांड, एक अपनी गाड़ी भी मिल गई, सारी चीज। अब ये बढ़ता चला जा रही है, पहला साल गुजर गया, दूसरा का साल गुजर गया, तीसरे साल में चलो ठीक है, जैसे तैसे लड़की मिल गई, शादी होगी। अब इनको पता ही नहीं था कि उस जो वो मशीन थी वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो गई, बूढ़ी होना शुरू हो गई 4-5 साल बाद। अब उसके पास वो स्प्लिट नहीं रही कि वो काम का मुसलसल निकल रहा है, उसके रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अखराजात निकलने लगे। अब वो जो 100 रुपए की जो टैबलेट थी उसका खर्चा 115-120 रुपए होने लगा। अब ये बड़ा मसला, चलो ठीक है, वो भी घर की बात थी, कंट्रोल हो गया, 10-15 रुपए की बात थी, किसी तरीके से एडजस्ट हो गया, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग हुई, फिर चलने लगे मामला। अब एकदम से 7 साल बाद पता चलता है कि वो जो 7 करोड़ रुपए की इक्विपमेंट था, वो प्लांट ने काम करना छोड़ दिया है। सही है, उस प्लांट ने काम करना छोड़ दिया। आज कंपनी ये फैसला कर रही है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो मुर्तजा कल से आप काम पे नहीं आइएगा, हम जो है ये दवाइयां बनाना बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? हमारे पास प्लांट ही बंद हो गया है, शट डाउन हो गया है, अब वो काम नहीं कर सकता और हमारे पास पैसे नहीं है। अकाउंटेंट आ गया, अकाउंटेंट कह रहे हैं कि भाई पैसे क्यों नहीं है? तो चीफ अकाउंटेंट पूछा, क्या है कि वो अकाउंटेंट ने क्या करा है, उसका डेप्रिसिएट ही कैलकुलेट नहीं करा। जब वो हर साल थोड़ी थोड़ी डेप्रिसिएट हो रही थी, हर साल थोड़ा थोड़ा उसकी वैल्यू में कमी आ रही थी, तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको उसकी चीजें जो उसकी डेप्रिसिएशन थी उसको बैलेंस शीट के अंदर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके उसकी वैल्यू कम करनी चाहिए थी, और जो उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में लेके जाना चाहिए था। आप जो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना रहे थे, इतनी लंबी लंबी तनख्वाहें दे रहे थे, आप इतनी सस्ती दवा बेच रहे थे, वो आपके डिसीजंस गलत थे। ये जो मार्केट में लोग 200 रुपए की टैबलेट बेच रहे थे तो वो बेवकूफ नहीं थे, आप 100 रुपए की और 115 रुपए की बेचते रहे, तो आपने उस वक्त जो लॉस करा। अब आपको ये उन्होंने कहा, वकास ने मशवरा दे दिया कि भाई एक काम करते हैं, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे सर, कहीं से ये, अब वो 7 करोड़ की दोबारा खरीद के लेके आ गए या कुछ और हुआ। अब उसका फैसला, अब वो जो दवा बन रही है उन्होंने बहुत खींचताने, एक दवा की प्राइस जो है 5,000 रुपए हो गई। क्यों? कहेंगे भाई वो जो हमारा पिछला लॉस हुआ था वो हम पूरा करेंगे। वो आज का कस्टमर है आपका, जो लॉस देके गए पुराने कस्टमर्स को आपने फायदा पहुंचाया है। तो आज आप ये फैसला नहीं कर सकते कि आप कीमत बढ़ाएंगे। आप जो लॉसेस कर चुके हैं उसका भुगतान आपने भुगतना है, वो आप खुद कंट्रोल करेंगे। मगर
आगे आपने क्या करना है, अपनी डेवलपमेंट साइट के ऊपर अच्छे डिसीजंस करने हैं, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, हर साल क्या खर्चे में वो मशीन या उसके ऊपर प्लांट तो बंद होगा, 7 साल बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी हर साल उसकी बुक वैल्यू इनको पता होगी कि आज जो 7 करोड़ की नहीं रह गई, 6 करोड़ 27 लाख की रह गई है, अब 5 करोड़ 25 लाख की रह गई है, 4 करोड़ 20 लाख की रह गई है। अब जो 1.25 करोड़ का हर साल एक्सपेंस आ रहा है उसको भी आपने प्रोडक्ट के ऊपर ही चार्ज करना है। सही है, चलो भाई यहां से तो निकल गए। अब जब ये 3 चीजें अब ये हो गया, तो आपने जो बात शुरू करी थी सर, वो 3 फैक्टर्स थे, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत जबरदस्त होनी चाहिए आपको। बैलेंस शीट आपको ये बताती है किसी को वाला धोखा ना हो जाए, इकरा वाला, कि भाई वो पहुंच जाए पता चला सारा माल जो है उधार पे, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आपकी एसेट साइड बराबर है लायबिलिटी और इक्विटीज के। सही है, आपके जो एसेट्स है उसमें उस एसेट्स है उस एसेट्स में से कितने आपके अपने हैं, पहला पोर्शन आ गया, कितना पराया है, पहला पोर्शन आ गया लायबिलिटी, दूसरा पोर्शन आ गया कितना आपने शुरू करा था, कितना कमा के लगा दिया इसमें। तो इसका मतलब है कि बैलेंस शीट एक स्टेप बाद बनेगी, पहले एक और स्टेप आएगा, वो होगा इनकम स्टेटमेंट। आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन करी, सारी चीजें करी, उस सब का मतलब यह था कि आपने क्या चीज कितने की खरीदी है या कितने की आपको पड़ी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के आपने उसकी सेल्स वैल्यू निकाली, उसको सेल्स कर दिया, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करा, उसके बाद आपने इनकम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस करे, फिर ग्रॉस इनकम आ गई, फिर आपने अदर सोर्सेस ऑफ इनकम ऐड कर दी, नेट इनकम निकाल ली। नेट इनकम जो आपको आ गई है वो आप लेके अपने घर, वो नेट इनकम लेके आप अपने घर क्या करेंगे, आपकी घर वाले क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे कि आपको नेट इनकम मिल गई। चले टैक्स भी कट गए, उसके बाद भी कितने होगा, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए जो है जैसा तैसा कमाई लिए, टैक्स वैक्स सब कट गए, घर वाले इनका घर वाले नाखुश, क्योंकि आपने क्या करा, ये सारा का सारा पैसा उड़ाया और बैलेंस शीट बीएस आंटी को दे दिया जी, सारा का सारा पैसा दिखाया मैंने इतना कमा लिया है। अच्छा चलो अब ये भी सपने पूरे होंगे, ख्वाब पूरे होंगे, पेरिस घूमेंगे, दुबई घूमेंगे, जहां गया वो घर वाले क्या, हाँ टर्की जाएंगी, ये बड़ा बड़ा ख्वाब देख रही थी। तो भाई मसला ये है, अब जाग जाओ, इधर बैठ जाओ, बस समोसे और चाय पी ली ना, वो काफी है। आप सीधा सीधा ये सारे पैसे उठाओ और बैलेंस शीट में डाल दो। मेरा क्या होगा, मैं क्या सवाब कमाने आई हुई थी यहाँ पे, या मैं यहाँ पे क्या फातिया खानी में आई हुई थी, या हम क्या करें, हम जाके सलानी के दस्तरखान में जाके बैठ जाए, कैसे खाए पिएंगे, कैसे खाए पिएंगे भाई। उसका हल ये है, एक मसला ये है कि अगर कुछ करना है जिंदगी में तो ताहा को तो क्लास से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, वो है ना, अकेले नहीं डूबेगा, हम तो डूबे थे, हम तुम्हें ही लेके डूबेंगे, वो जाएगा जाएगा हिनो भी मरवाएगा। सही है, तो अगली भी वर्कशॉप में 2025 में इंशाल्लाह 2 बच्चे मौजूद होंगे इस क्लास में। उन 2 का नाम क्या होगा, तो खैर हम कह रहे थे कि आपका पैसा घर नहीं जा रहा, हम क्या करें, घर क्या लेके जाए भाई। जो आपने इनकम स्टेटमेंट बनाया था ना, जो इनकम स्टेटमेंट बनाया था, इनकम स्टेटमेंट में जो तुमने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस डाले थे ना, इसके अंदर सैलरीज एक्सपेंस था ना, उसमें तुम अपना खर्चा निकाल लो बस। क्या मतलब, उसमें एक सीएफओ की, एक डायरेक्टर की, एक सीईओ की, एक मैनेजिंग डायरेक्टर की, एमडी की, सबकी तनख्वाहें लिखो और भाई महीने के तुम पैसे ड्रॉ करो और निकल जाओ।
कहेंगे है, और फिर इस प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट तुमको जो हम मंथली खर्चा दे रहे थे ना, वो खर्चा तुमने ले लिया, इससे क्या होगा, बिजनेस डेवलप होगा। कि तुमको अगर हम दे देंगे तो हम क्या करेंगे, हम क्या दोबारा बैंक से जाकर उधार लेंगे, हम क्या दोबारा, तो आपका ये सारा का सारा पैसा जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, कैपिटल स्टार्ट माइनस, अगर ड्राइंग हुई है ड्राइंग, अगर नहीं हुई बहुत अच्छी बात है, नील, फिर उसका बैलेंस आ गया, उसके अंदर आप क्या करेंगे, ऐड नेट इनकम, या अगर लॉस हुआ है तो लेस लॉस, नेट लॉसेस, ऐड या लेस करके अब कैपिटल एट एंड निकल के आ गया। जो आपका सफर शुरू हुआ था 7 करोड़ रुपए से, अब 2 करोड़ रुपए और कमा के आपका कहां पे पहुंच गया, वो 9 करोड़ का पोर्टफोलियो। तो इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बनता है, यहां से आपका क्या होता है, कंपनी का पोर्टफोलियो बनता है। अब आपका कंपनी का पोर्टफोलियो बनना शुरू हुआ है। ये सारे काम फरिश्तों ने आगे नहीं बताए, ऐलान नहीं हुआ, ये सारे काम जो मुंशी को याद है ना, मुंशी जो रो रहा था कि मैं कराची नहीं जाऊंगा, अकाउंटेंट नहीं बनूंगा, फाइनेंस मैनेजर नहीं बनूंगा, आज वो सीएफओ है। आज वही जो ताहा का डेटा फीडिंग थी, उसकी जो पीछे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग थी, अकाउंटिंग की फिगर्स थी, वो नंबर्स थे सारे, उसने हेड बनाए थे, सब हेड को अलग अलग करा था, वो खातेबाजी के सारे चैप्टर क्लोज करके उसने टाइटल ऑफ अकाउंट्स बना दिए थे, उसके पीछे उसकी नंबरिंग कर दी थी, उसके हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स बता दिए थे, उसने हमें मैचिंग प्रिंसिपल्स बता दिए थे, हमें एफआरएस के जरिए, आईएफआरएस के जरिए बता दिया था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके मुताबिक हमने अकाउंटिंग करनी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह 7 करोड़ रुपए शहर में लेके आके फैक्ट्री लगाई थी, 2 करोड़ रुपए और उसमें डाल दिए, अब हमारे पास 8 करोड़ रुपए मौजूद है, एक छत और डाल दो इसके ऊपर। अब खाली मिचेल्स जूसेस नहीं बनाएगा, अब केचप भी बनाएगा, सही है। उसके अगले साल फिर 3 करोड़ रुपए कमाएंगे, वो फिर फैसला करेंगे कि अब सिर्फ केचप नहीं बनाएंगे, अब हम कैन फूड भी आ रहे हैं। तो मल्टी, अब आप देखें लकी सीमेंट को देखें, लकी सीमेंट क्या कुछ नहीं करती है। लकी सीमेंट के नाम से मशहूर है, मगर क्या आपको पता है यूनिस टेक्सटाइल किसकी है? लकी सीमेंट की। तब्बा हार्ट हॉस्पिटल लकी सीमेंट का, तब्बा किडनी हॉस्पिटल लकी ग्रुप का, लकी मॉल जहां ये बड़े मजे से जाती है, शॉपिंग कम करती है, घूमती ज्यादा है ना, इधर उधर घूमती रहती है, ये वो खाया पिया और चकमा देके निकल गई, कुछ खरीद रही थी, कभी कभी लेके आई है क्लास में कुछ? कभी कुछ नहीं लेके आई। हाँ, क्या दूं मैं आपको? एनटीएन नंबर अच्छा है, बस सही है, 101 नंबर हिना के पक्के, सही है। तो वो जो है लकी मॉल किसका? लकी सीमेंट के अपने जो है 4 ब्रांड्स चल रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि वो सारे पैसे वो लेके नहीं आए, उन्होंने तो एक काम शुरू करा था, उससे कमा के लगाया, उसके लिए उन्होंने कैश फ्लो स्टेटमेंट अपनी मेंटेन करनी शुरू कर दी, पैसा सही जगह पे लगाना है, ठीक है। क्या होते हैं आपके फाइनेंशियल रेशोज जो है, की इंडिकेटर्स क्या होने चाहिए, वो ये 5 चीजें आपकी होनी चाहिए जिसकी बुनियाद पे आप अपने बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं। और अगर इसका नेगेटिव भी होता है, एक कभी बात करेंगे नेगेटिव कैश फ्लो की भी, बास औकात आपका कैश फ्लो नेगेटिव भी हो जाता है, सही है। और नेगेटिव कैश फ्लो क्या है, ये मसला नहीं है कि उधार चढ़ गया है या नुकसान हो रहा है, बास का सब चीजें बिल्कुल सही होती हैं, सेल्स भी हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कैलकुलेट की जा रही है, माल भी तैयार है, माल की डिमांड भी है, मगर वो सेल जो हो रही है वो किताबों में हो रही है, पैसों में नहीं हो रही। ऐसे कस्टमर को दिया जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म आपसे लोन लेते हैं, आप बल्क में बेचने के आदी हो गए, ठीक है, इजी टफ टाइम अपने आप को नहीं दे रहे कि वो कस्टमर तलाश करें या वो एरियाज तलाश करें जो आपसे ज्यादा खरीदे, कम बहस करें, आपका पैसा आपके रेट के मुताबिक दे, सही है। पैसा मार्केट में ना हो, पैसा आपकी जेब में हो। कैश फ्लो में अगर कैश फ्लो तो नजर आ रहा है मगर पैसा नहीं है, पैसा फ्लो में नहीं है, कैश में फ्लो नजर आ रहा है मगर पैसा हाथ में नहीं है, तो वो पैसा आपका भी नहीं है, किसी वक्त भी बैड डेब्ट हो सकता है। बैलेंस शीट के अंदर ऑप्शन मौजूद है, रिसीवेबल अगर वो आपको दिखा रही है
तो बैड डेब्ट्स भी दिखा रही है। सही है, तो यहां पे आपके 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 नेगेटिव कैश फ्लोज भी शुरू हो जाते हैं। सही है, अब आप क्या करते हैं, बजटिंग, कैश फ्लो मैनेजमेंट। सही है, क्रिएट आप बजट। सबसे पहले आपको एक बजट पता होना चाहिए, आपको बजटेड रहना होता है। कोई बंदा भी ऐसा नहीं होगा कि कोई आपसे कह सकता आओ मैं और मुर्तुजा आए, हम दोनों रेस करते देखते हैं कौन जीतता है। तो हिना कहेगी कि सर कहां तक के रेस होगी, या ये होगा कि बस तुम भी दौड़ते रहो मैं भी दौड़ता रहूं। तो ये बेवकूफ थोड़ी है हम लोग के, दौड़ते ही रहेंगे। सही है, कहां जाना है, ट्रेन पे जाना है। भाई ट्रेन पे जाना है तो कहां जाना है, कोई एक मंजिल का तयन तो होना, तो एक बजट होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए कि हमने इतना इतना इन चीजों पे खर्च करना है और जस्टिफाइड खर्च करना है। ठीक है, मगर उसको खर्च करने के लिए पैसे कहां से आएंगे ये भी हमने करना है, उसको मॉनिटर भी करना है। सबसे पहले अगर देखिए पैसे कमाना मुश्किल काम है, पैसे कमाना मुश्किल काम है आज के लिए, पहले आसान था। अब्बू के सामने मत बोलिए इतने जूते लगाएंगे, कहेंगे पहले मेरे टाइम पे कह रहा आसान था, अपने टाइम पे कह रहा मुश्किल था। क्या पैसे कमाना आसान काम है मुश्किल काम है? आसान काम है जी। पैसे कमाना आसान काम है मुश्किल काम है? मुश्किल काम है। पाकिस्तान में, यूरोप में आसान है क्यों? वहां पे क्या डॉलर? वेरी गुड, पैसा कमाना बहुत आसान काम है। हाँ ताली बजा देंगे। पैसा कमाना बहुत आसान काम है, पैसे को मैनेज करना ये भी आसान काम है। मगर एक और चीज जरा सी, ये एक वो तहा से तीर बातों लगी थी, इसमें एक लाइन ये भूल गई बताना। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पैसे को कैसे कमाना है और कैसे खर्च करना है ये मुश्किल काम है। बात होगा इतने टफ तरीके से हम कमा रहे होते हैं, वो बहुत इजी अर्निंग होती है। ठीक है, स्मार्ट वे में। और पैसे खर्च करना हम नहीं जानते। सेल लगी हुई होती है, जाके खरीदारी शुरू कर दी। भाई सेल आपके लिए थोड़ी लगी हुई, उसको बोनंजा वाले को पता है कि भाई आज वो बेच रहा है, एक महीने बाद सर्दियों का सीजन शुरू होगा, इतना स्टॉक में लूंगा, वेयर हाउस लूंगा, वेयर हाउस का क्या देना पड़ेगा? दुआएं देनी पड़ेगी वेयर हाउस वाले को, किराया देना पड़ेगा। ठीक है, वो कहेगा भाई इससे यार मेरी जो कॉस्ट आई थी, कॉस्ट पे मैं 25% प्रॉफिट नहीं ले रहा, 5% प्रॉफिट में बेच देता हूँ, 10% बेच देता हूँ। सही है, या उसने अब तो प्रॉफिट इतना लोड किया हुआ होता है, उसको कम करने में भी उनको फायदा होता है। सही, तो जिस चीज की आपको जरूरत नहीं होती उसका आधी डाल देते हैं, या वो वाली चीजें कुछ स्टैंडर्ड्स में आपके आ जाती है कि उसके ऊपर आप खर्च कर रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सारे आपके, हर चीज की एक वैल्यू होती है। घर बनता है ना, अब वो घर आप हो सकता है डिफेंस में बना रहे हो, नाजमाबाद में बना रहे हो, लालू खेत में बना रहे हो, सारी चीजें तीनों जगहों पे, चारों जगहों का अगर आप मॉडल है, या दुबई में बना रहे हैं, पांचों जगहों पे आप ले रहे हैं रेट, शायद दुबई के रेट अलग हो, मगर अगर हम विद इन अ सिटी बात करें या विद इन अ कंट्री बात करें, किस चीज से घर बनेगा? रेती बजरी सीमेंट तीनों जगहों पे सेम मिलेगी, टाइल रेट सेम होंगे, मार्बल रेट सेम होंगे, उसके अंदर जो आपकी फिनिशिंग होगी एक ही रेट से होगी, लेबर एक ही रेट पे मिलेगी। अब घर तैयार हो जाते हैं, तीनों जो है 120 गज के जो है अच्छे खूबसूरत घर और बेंगलोर स्टाइल के घर बन जाते हैं, और आप कहते हैं कि तीनों की प्राइस 4-4 करोड़ रुपए में मैं एक एक घर बेचूंगा, चाहे तुम लालू खेत में लो, नाजमाबाद में लो, डिफेंस में लो, टिफ्टर में लो। ठीक है, अब आपने इसके अंदर सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करी है? सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करी है? लैंड की वैल्यू नहीं देखी कि उस पर कितनी इन्वेस्ट करनी थी। मैकेनिक होते हैं ना कि आप टोयोटा करोला भी लेके चले पुराना मॉडल, उसको मर्सिडीज बना देंगे। या बाद अगर आप देखें मिनी, अब तो मिनी बसेस नहीं चलती, पहले चलती थी P1 D6 G11, अब चलती है नहीं चलती पता नहीं, मुझे बहुत कम चलती है। D7 बहुत हम लोग ICA में करते थे, कर रहे थे तो D7 में बैठ के यहाँ से मलिर जाते थे। हाँ अभी भी चलती, वो भी D7 से आते हैं। बस सही है, मेरी याद ताजा कर रहे हैं। D7 तो बहुत पुराना रिश्ता है, कभी उसको दुख नहीं देना, पूरा किराया देकर उतरना, कभी बगैर किराए पे सफर मत करना। हाँ कंडक्टर गुस्सा करता नहीं तो नहीं दे वो किराया। अच्छा
अब वो आप देखते हैं बस वालों का क्या, वो मिनी बस होती है और उसको इतना सजा बना देते हैं, उसके ऊपर पता नहीं क्या कुछ अंदर जेवरात लटक रहे होते हैं, उबल उबल के गिर रहे होते हैं, 10 किस्म की लाइटें लगी होती है, लॉट वो स्पीकर भी लगा हुआ होता है, ठीक है, जो कुछ वो कर सकते उसकी खुशी है, वो उसके अंदर वो कर रहा है। अब क्या वो बेचने जाएगा, अगर वो मजदा का मॉडल है 87 89 का मॉडल है, जो भी मॉडल होगा उसका मजदा कंपनी का, तो क्या वो अपने मॉडल से ज्यादा पे कर देगा? हाँ, अगर खस्ता हालत में होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन वो हो जाएगी। तो वही वाली बात कि उसकी जो बेस थी, उसकी जो लैंड थी, उसके मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो आपको ये सारी चीजें देखनी है कि आपने क्या एक्सपेंसेस करने, क्या उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, और वो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आपको कितने अरसे में पे बैक करेगी। क्योंकि आपने ये सारी चीजें जो करनी है, ये कोई आपने ताजमहल बना के, ताजमहल किसके लिए बना था? शाहजहां ने बनवाया था, किसके लिए? चलो मुमताज जी, देखेंगे भाई गूगल में क्या बता रहे हैं ताजमहल के बारे में। इकरा चलो, ये सच्चा वाकया है। चलो आप वो नहीं करते, तो आपने ना तो शाहजहां बनना है और ना ही ताजमहल बनाना है। आपने तो एक फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बनानी है, उसको बेचना है, ठीक है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत गाड़ियां रोड पे नजर आ रही होती हैं, तो क्या वो सारी गाड़ियां जो ऑनर होगा वो खुद इस्तेमाल करता है? वो आपके लिए बनाता है। आप क्या पसंद करेंगे आपके, मगर आप क्या पसंद करेंगे और कितना पैसा खर्च करेंगे उसके ऊपर, और मैं क्या उसको प्रॉफिट कमाऊंगा। तीन वेज होते हैं जिसके ऊपर वो सोच रहा होता है। तो उसका असल में काम क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना। तो सबसे पहले वो अपनी क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को उस जगह पे लेके जाता है, इसका ब्रेक इवन कहां से निकलेगा। अब वो दो तरीके कार हैं, या तो वो सेल्स बढ़ाएगा या एक्सपेंसेस कम करेगा। सेल्स को एक खास सतह पे, यानी एक गाड़ी बेचने पे तो उसको मुनाफा नहीं शुरू हो जाएगा ना, वो तो कहते हैं एक गाड़ी पे इतना मुनाफा होगा, मगर वो एक गाड़ी बिके या 1000 गाड़ियां बिके, सैलरी तो एम्प्लॉयज को बराबर ही देनी है उसने। यानी वो होता है ना, कोई फिक्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कुछ ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो उस सब चीजों को देखते हैं, सबसे पहले आपने ब्रेक इवन एनालिसिस करनी पड़ती है, फिर अपने जो है एक्सपेंसेस को देखना पड़ता है। एक्सपेंसेस वो तो नहीं कर रहे जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपनी खुशी के लिए करें। अब वो ट्रक वाले होते हैं, कुछ भी वो लगाते घूमते रहे अपने, हाँ, वो शेर और शायरी भी कर रहा होता है, अब वो उसकी खुशी है, वो उसका बिजनेस नहीं है। उसका बिजनेस रेती बजरी लेके जाना है, उसका बिजनेस आपका माल एक शहर से दूसरे शहर लेके जाना है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। बाकी आपको जो है अपने ट्रक के ऊपर एंटरटेन करता रहेगा, 50 किस्म की चीजें लगाई भी होंगी, हारन इतने खूबसूरत खूबसूरत और म्यूजिकल हारन बेचारे लगा के घूम रहे होते हैं, मगर उससे वो कमाते नहीं है। जिससे आपने कमाना है, कितना कमाना है, उसके मुताबिक आपने क्या करनी है, एक्सपेंस या इन्वेस्टमेंट उसके मुताबिक करनी है आपके। और ये सारे नंबर सब कहां कहां से निकल के आ रहे हैं, कुछ अंदाजा हो रहा है कहां कहां से? ये आपके वही मुंशी साहब ने जो कारनामे करे, उन्होंने अकाउंटिंग सीधी करी, तो ये सारी चीजें आ रहे हैं। आपकी डेब्ट फाइनेंसिंग भी आ गई, आपकी इक्विटी फाइनेंसिंग भी आ गई, ग्रांट्स भी आ गई, कि आपको कितना शॉर्टेज है पैसों का, वो कहां से आपने बोरो करना है। आपने इक्विटी जो है वो कहां से आप लेके आएंगे, कोई कंपनी के अंदर जो है इक्विटी फाइनेंसिंग कहां से होगी, कैसे होगी, ऑनर्स क्या उसके अंदर रोल अदा करेंगे, या स्टॉक की तरफ आप जाएंगे, ये सारी चीजें आपको यहीं से पता चलेंगी। सही है। अच्छा, ये थोड़ा सा टॉपिक आप लोगों से एक स्टेप आगे का है, आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शायद इसको लेंगे, मगर ये है कि जब मैं कह रहा था कि इतने करोड़ रुपए कमा लिया, आप लोग कहते हैं टैक्स भी देना पड़ेगा उसके ऊपर। तो जो चीज़ है उसकी, जो जिस ग्राउंड पे आप काम कर रहे हैं, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, उसकी क्या कंप्लाइंसेस है ये आपको पता होना चाहिए। सही है, उसके मुताबिक ही आप अखराजात करेंगे, उसको आपने कंप्लाइंसेस को, उसकी टैक्स प्लानिंग को अपनी प्रोडक्ट के अंदर रखना होता है। कंप्लाइंसेस मकसद क्या हो सकते हैं, बहुत सारे आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती हो, उसके लाइसेंसेस लेने हैं, तो वो आप किसके लिए ले रहे हैं? आप अपने घर के ड्राइंग रूम में थोड़ी लगाएंगे, वो प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे ना। और QEC करना है उसका, इनहेंस सेल से किसी गुजारना है, या कोई खास पार्टिकुलर कंपनी है, जब तक उसको रजिस्टर्ड नहीं। आप जो है कोका कोला पेप्सी बनाना चाहते हैं, पेप्सी आप नहीं बना सकते डायरेक्ट, आपको पेप्सी वालों से फ्रेंचाइज लेनी होगी। फ्रेंचाइज लेने के लिए आपको उनको कुछ डिपॉजिट कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वो आपके कंप्लाइंसेस के अंदर आएगी।
सही है, रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह तो आप लोग आइडिया है इसका। सही, तो ये तो हो गया था ना बात, सॉरी। हाँ, अब आपका क्या है, अब आप लोग बोलेंगे मैं सुनता हूं। सही है, आपको फाइनेंशियल जो अहम चीज है जिसके लिए हम यहां बैठे हुए, फाइनेंशियल लिटरेसी, अगर हम इंशाल्लाह दो, बल्कि ये तो आते जाते रहे ना, आधे ही गिने इनको, 2 4 6 8 10 11 12 13 14, और वो गुमसुम रही, मोबाइल में गायब रही, 13 लोग। सही, 14 कैंडिडेट जो थे इंक्लूडिंग वकास को भी 15 लोग, उसने भी सब कुछ सुन लिया हमारा बैठे बैठे। ठीक है, अच्छा, अब इंशाल्लाह आप लोग इस चीज को अपने आप को तैयार करें कि आपने किसी कंपनी की मेन पोजीशन पे लीड करना है। अब वो भी कभी और बात करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें, एक तो कंपनी के अंदर से निकलना है, और एक दूसरी चीज ये होती है, एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री खुद एक इंडस्ट्री है जहाँ एक तो हम अपनी कंपनी के लिए फाइनेंसिंग कर रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, और एक पैसा लेकर ही आप मार्केट में बैठे हुए हैं, बैंक्स हैं, स्टॉक मार्केट है, इस साइड पे, खैर वो जिस तरफ भी जाए, मगर आपको फाइनेंसिंग लिटरेसी आपके रगों में इस तरीके से ही दौड़नी चाहिए। अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट है, बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट, आप बिजनेस करना चाहते हैं, किसी का बिजनेस डुबोना नहीं बढ़ोना चाहते हैं, बढ़ोती चाहते हैं उसके अंदर, तो फाइनेंशियल लिटरेसी इसका मेन बात होती है, उसकी मेन जो है लाइन जो होती है, यानी ब्लड बैंक, वो ब्लड साइकिल जो है किसी भी इदारे की फाइनेंस होती है। सही है, दूसरी चीज ये है कि सिर्फ ये नहीं कि इस सब्जेक्ट पे हम बात करें, आप इसको एज अ प्रोफेशनल भी लेके जाते हैं। तो इस वक्त भी पाकिस्तान में अभी मैं पूछूं तो सब लोग अपने अपने गम की दास्तान सुनाने लग जाएंगे, मुल्क में कुछ है ही नहीं होगा, परेशानियां हैं, हम सब इसी से दो चार हैं, अपने घर से चलते हैं, ये सामने जो रोड खुदी हुई है इसी में टेंशन में बराबर हो जाते हैं, तो बैठ के क्या कोई इंटेलेक्चुअल बात करेंगे। मगर पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर हर जगह आईटी इंडस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन, सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा बिजनेस फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर ही है, अकाउंटेंट में नहीं। सिंपल आप डेबिट क्रेडिट करेंगे तो आपका हाल भी कुछ दिनों बाद कुछ मॉडरेट मुंशी वाला हो जाएगा, मगर होगा वही कि चश्मा वही वाला आ जाएगा, काला वाला। वो आज में लाया नहीं, मेरे पास भी है एक काले कलर का चश्मा, क्योंकि मैं बाय नेचर तो अकाउंटेंट हूं ना। तो वो जो है एक वैसा चश्मा आ जाएगा, छोटी सी कोटी आ जाएगी, ढीला सा पजामा हो जाएगा और छोटा कुर्ता आ जाएगा, जो हमने मुंशी का गेटअप लेके चले थे। ठीक है, तो सिर्फ आप अकाउंटेंट बन के रहेंगे, जिंदगी गुजर सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है, उसमें भी आपको कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे कमाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। और अल्लाह ताला को भी कवि मोमिन पसंद है, कवि मोमिन मजबूत मोमिन में सारी चीज़ें आती हैं, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी आती है, और हर तरह से मजबूत हो आप, जहनी तौर पे मजबूत हो, जिस्मानी तौर पे मजबूत हो, माशी तौर पे मजबूत हो। ठीक है, तो आपने अगर अपने आप को मुस्तहकम करना है तो बड़ा सोचेंगे, जितना आप फाइनेंस के अंदर घुसेंगे ना, ये प्रोफेशनल एडवाइजरी भी आप कर सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, खास तौर पे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी जितनी मजबूत होगी ना, आपके घर वाले पागल हो जाएंगे, कहेंगे वो एक मुहावरा है ना, दुकान पकौड़ों की बातें करोड़ों की, और वो आप बिल्कुल वैसे ही बन जाए। हर 2 रुपए को भी 2 लाख रुपए कैसे कर सकते हैं ना, ये मुर्तजा से बेहतर कोई ना जानता हो। कैसे घुमाना है, कैसे घुमाना है, कैसे घुमाना है, इसको शेयर मार्केट से निकालना है, कहां पे लगाना है, इक्विटी मार्केट इस वक्त क्या कह रही है, म्यूचुअल फंड्स क्या कह रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, मगर ये सारी बातें आपके लिए करी गई हैं, ये सारी फील्ड्स आपकी हैं। आपने आईटी इंजीनियर ना बनने का एक फैसला करा है, नहीं बने, कोई मसले वाली बात नहीं है। आईटी का स्कोप तो है, मगर फाइनेंस का स्कोप भी मौजूद है। ये तो हिना तो डॉक्टर बन जाती, मगर वो तो बस किस्मत जाग गई थी फाइनेंस की, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में घुस गई, तो भाई तबाही मचा दो इसके अंदर। कहा बहुत बड़ा बिजनेस टाइकॉन बन सकता है, मगर पैसे किसी की जेब में नहीं है। और हमने क्या बताया, आप लोगों ने बताया, हिना ने बताया कि पैसे कमाना मुश्किल काम नहीं है, अभी बताया था इसने।
तो पैसे जो लोग भी बड़े लोग बनते हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं ना, बिल्कुल मैं आप लोगों के जो बिल्कुल हाइट पे जाके बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाली बात कर रहा हूँ, उनमें से किसी के पास भी शुरू में पैसा नहीं होता और ना ही बहुत ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट लेके मार्केट में आते हैं। मगर जो आपकी फाइनेंशियल लिटरेचर है पूरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी है पूरी, या फाइनेंस की जो टेक्निक्स टिप्स हैं, वो आप लोगों ने सीरीज के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे आप गुजरे, बहुत सी और भी चीज़ें हैं, वेल्थ मैनेजमेंट की बहुत से प्रोग्राम वैसे भी हो रहे होते हैं, मेरा अपना भी प्रोग्राम हो रहा होता है या मेरे दोस्त वगैरह भी करवा रहे होते हैं। तो ये इन सब चीज़ों को भी अब आप लोग सीखना शुरू कर दें। तो ये अकाउंटिंग का दौर आपका आगे की तरफ जा रहा है, फाइनेंस का दौर अब शुरू हो रहा है। तो फाइनेंशियली मार्केट के अंदर आप जो है या फाइनेंशियली लिटरेसी के अंदर आप फुल फ्लैश एंट्री मारने की कोशिश करें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें, अपने कैरियर के लिए, अपने पॉकेट के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। और जो भी आपका सेविंग्स है ना, जैसे घर में अम्मी क्या करती हैं, जो पैसे बच जाते हैं उसकी क्या हो जाती है, क्या डाल देती हैं, बीसी डाल देती हैं। मगर आप लोग बीसी नहीं डालेंगे। आपको पता है 5,000 रुपये बीसी वाली आंटी को दूंगी, ठीक है, 5,000 रुपये बीसी, 2 बीसियां तो वो खुद रख लेंगी, ठीक है, शुरू की जो बीसी डालती हैं, देख हंस रही है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको बीसी का नंबर मिलता है 6 महीने बाद, ठीक है, वो 2 साल की बीसी है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 24 कहां डाली हुई है, इसके साथ बीसी लग रहा है। तो 5,000 को 24 से मल्टीप्लाई करें जरा, 96,000। ताहा ने इनको 96,000 दिए, वो बीसी असल में ताहा के पास डाली है ना, तो ये तो मसले आएंगे। 1,20,000 रुपए, चलो 6 महीने बाद भी मिल गया और 2 साल तक इसकी इंस्टॉलमेंट देनी है, ठीक है, 6 महीने गुजर गए, 1.5 साल बाकी। अब ये जो मामला शुरू हुए थे 2024 में शुरू हुए थे, 25 के बीच में आपको यही, और इसमें जो पैसे तो आपको यही मिले, मगर इन्फ्लेशन आपका बढ़ता ही चला जाएगा, सही है। तो उसमें जो आपका पाप है ना, वो अधूरे रह जाता है। आपका था कि मैं बीसी मेरी मिलेगी, मैं स्प्लिट खरीद लूंगी, अपने घर में एसी लगवाऊं, या मैं हज उम्रा करूंगी, या मैं गाड़ी लूंगी, जो भी आपके ख्वाब थे। अब वो ख्वाब पूरा करने के लिए आपके पास 1,20 की जगह वो वैल्यू बढ़ के चली गई है 1,50 एक साल की। अब आपको कमेटी के पैसे दे देती है, आपके पास पैसे नहीं है मस्जिद में जाने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए। अब वो जो 40 या 50 हज़ार का घर है, वो फिर क्या करेंगे, आप वो पैसे भी किसी और मकसद में खर्च कर देते हैं। मगर फाइनेंशियल इंडस्ट्री का मतलब क्या होगा, 5,000 रुपए तार के बाद कमेटी में नहीं लगाएगा। उसको ये पता है ब्रोकरेज हाउस से कैसे पैसे बनाएगा, उसको ये पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में जाके या स्टॉक मार्केट में जाके कैसे बनाएगा, म्यूचुअल फंड्स क्या है, क्योंकि इनको पता है कि एक और चीज है जो हमने स्पीडली आगे चले तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बात नहीं करी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पता है, इन्फ्लेशन का पता है, इनको जो है पे ऑफ पीरियड का पता है कि मैं जब ये पैसा मेरे पास वापस आएगा 2 साल बाद वापस आएगा, इसको इतना इन्फ्लेशन हो चुका होगा तो मुझे 1.5 लाख नहीं मिलना चाहिए, मुझे 2.25 लाख रुपए मिलना चाहिए, जो इन्फ्लेशन वो इसके साथ मिलना चाहिए, और प्रिंसिपल अमाउंट बराबर की बराबर रहनी चाहिए। ये सारी चीजें जो है जो लोग बनाते हैं वो आप लोग हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ की बात तो कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, टाइम कम था मगर ये ज्यादा टाइम बढ़ाया गया। इसको अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ध्यान से बात करें, इसको बात करेंगे और नहीं तो जितना आपको बता दिया इतना ही खत्म कर दें तो आप लोग बाय बाय। Thank you.